पहला क्वेश्चन, ये हमने क्वेश्चन 10th क्लास में पहले भी देखा हुआ है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है ये। इसमें लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के अंदर हमें जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट करने हैं। तो बेसिक फॉर्मूला हमें पता ही है, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास आता है इसका Q इज इक्वल टू NE, और इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो Q की वैल्यू है वो 1 कूलम्ब है, और हमें E भी पता है, E की वैल्यू आती है 1.6 10 रेशो पावर माइनस 19 कूलम्ब। दोनों वैल्यू पुट करके हम क्या यहाँ से N निकाल सकते हैं। N कितना आएगा, सिंपल Q बाय E। तो Q की वैल्यू है 1, E हमारे पास आ गया 1.6 10 रेशो पावर माइनस 19 कूलम्ब, और इसको सोल्व करोगे तो ये जो वैल्यू है वो आती है 6.25 10 रेशो पावर 18। तो मतलब N जो है, तो बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल, मतलब इतने अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन से जो है वो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बनेगा। तो कूलम्ब जो है वो वैसे भी चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट नहीं है। सेम क्वेश्चन ये है, इसमें लिखा हुआ कैलकुलेट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। आयरन के न्यूक्लियस पे चार्ज निकालना है। अब न्यूक्लियस जो है उस पर नेट चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास होता क्या है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो हमारे पास वो क्या है वो हमारे पास है न्यूट्रल क्वांटिटी आती है तभी। तो अगर इस पे जो आयरन पे लिखा हुआ है यहाँ पे 26, तो 26 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर 26 प्रोटॉन है। तो बेसिक फॉर्मूला फिर से यूज करोगे Q इज इक्वल टू NE। तो टोटल चार्ज जो आएगा न्यूट्रॉन पे आएगा कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, उसका यूज करके हम नेट चार्ज जो है उसके ऊपर निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर का है। ग्लास रोड व्हेन रब्ड विद अ सिल्क अक्वायर्स अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 रेशो टू पावर माइनस 12 कूलम्ब। चार्ज पे इतना चार्ज आता है और बोला है व्हाट इज अ चार्ज ऑन सिल्क। तो ये बेसिक कंजर्वेशन भी है कि जितना चार्ज एक बॉडी से कम होगा उतना ही चार्ज क्या होगा, दूसरी बॉडी के ऊपर ऐड होगा। जितना कम होगा उतना ही ऐड होगा। हम ये पढ़ चुके हैं, ग्लास रोड पे जो चार्ज आएगा वो कैसा चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब जितना चार्ज ग्लास रोड से कम हुआ है उतना ही चार्ज क्या होगा, सिल्क पे क्या होगा, ऐड होगा। तो अगर हमें चार्ज निकालना है सिल्क के ऊपर, तो सिल्क बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो सेम आएगा 1.6 इंटू 10 रेशो पावर माइनस 19 कूलम्ब। लेकिन जो चार्ज है वहां से कम हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है, तो चार्ज क्या होगा, माइनस। बच्चे ये माइनस नहीं लगाते, ये माइनस साइन जो वो भूल जाते हैं लगाना। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज योर आंसर बेस्ड। तो जो इसका वो हमारे पास प्रिंसिपल है वो हमारे पास क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का यूज करके हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन को या इस वैल्यू पे हम पहुंचे हैं। और एक जो है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास के लिए, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। ऐसा क्वेश्चन NCERT में भी दे रखा है। उन्होंने यहाँ पे 250 ग्राम की जगह उन्होंने लिखा हुआ है इन अ कप ऑफ वाटर। तो कप में कुछ भी तुम वेट मान सकते हो, 200 ग्राम 150 ग्राम 100 ग्राम। तो यहाँ मैंने जो है 250 ग्राम चूज कर लिया है और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। मतलब 250 ग्राम के अंदर वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल चार्ज। तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा बेसिक जो फॉर्मूला है Q का बेसिक फॉर्मूला है वो है NE। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम अब एक वाटर मॉलिक्यूल देखें तो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के अंदर 8 और ये 2 है, तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर आ रहे हैं। तो हमें ये भी निकालना है फिर अब कि 250 ग्राम के अंदर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल हैं। तो ये बेसिक जो है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज़्यादा है फिजिक्स से, तो आगे थोड़ी सी बेसिक केमिस्ट्री है कि हम यहाँ से अब ये निकाल सकते हैं पहले कि 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। तो हमें पता है वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है हमारे पास वो आता है 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में जो नंबर ऑफ आएंगे हमारे पास वो आएंगे 6.023 10 रेशो पावर 23। 1 ग्राम में निकाल सकते हैं हम डिवाइड करके, तो हमारे पास आएगा 6.023 10 रेशो पावर 23 डिवाइड बाई 18। और अगर हम 250 ग्राम के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 6.023 10 रेशो पावर 23 डिवाइड बाई 18
और मल्टीप्लाई बाय 250, ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। और एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो अगर मैं n लिखूंगा, n मेरे पास क्या है? n है मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने आएंगे? वो हमारे पास आएंगे अब 6.023 10 रेज़ पावर 23 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 10। ये 10 क्यों ऐड किया? एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास n आ गया। इस n को अब यहाँ पे पुट करके हम निकाल सकते हैं q। तो q कितना आएगा हमारे पास? इस वैल्यू को, इस n को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 से, तो मेरे पास क्या आएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा। अब ये चार्ज क्या है? ये चार्ज जो मेरे पास आ रहा है, इतना पॉजिटिव और इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो पहला पार्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने आ गए? ये हमारे पास n आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस n को अगर मैं E से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? चार्ज Q आ जाएगा। अब जो फोर्स है, फोर्स Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ इतने से ही क्वेश्चन पे, सिर्फ इतने से मतलब पार्ट पे एक क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है 2 मार्क्स के अंदर, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे से ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमारी एक चीज़ जो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए वो है ग्राफिकल एबिलिटी, कि हम क्वेश्चंस जब पढ़ते हैं तो हमें हर तरीके से जो ग्राफ है वो प्लॉट करने आने चाहिए। क्योंकि जब हम 12th में अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता जो सामने जो तुम देख रहे हो तुम्हारी ग्राफिकल एबिलिटी कितनी है। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर तो मैं सब कुछ डिटेल में ही लेके चलूँगा, जहाँ मतलब बिल्कुल एक तरह से स्टार्ट करेंगे जीरो से ही, फिर धीरे धीरे जो हम बहुत दोबारा चीज़ों पर जाना कम करेंगे और सीधा जो है डायरेक्ट ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें नहीं आता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम फोर्स F वर्सेस 1/r², और लिखा हुआ है वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस ऑफ ईच पेयर ऑफ चार्ज। ठीक है, दोनों के लिए r उन दोनों के पेयर के बीच की डिस्टेंस है, और 2 पेयर हमें दे रखे हैं, 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम। माइक्रोवर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि जो कुलम है, कुलम बहुत लार्ज यूनिट है चार्ज की। तो हम पूरे चैप्टर में देखेंगे तो हमें चार्ज जो गिवन होगा वो माइक्रोकुलम में गिवन होगा, मिली कुलम में गिवन होगा, पीको कुलम में गिवन होगा। तो चार्ज हमें ऐसे गिवन होगा। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। ये कॉमन एरर्स होती हैं बच्चे जब पेपर में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो माइक्रो फैक्टर में पता है, माइक्रो कितना आता है हमारे पास 10⁻⁻⁶, मिली हमारे पास आता है 10⁻⁻3 और पीको हमारे पास आता है 10⁻12। फैक्टर है ये, जब कुलम आएगा तो हम उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है हमें फोर्स वर्सेस 1/r² प्लॉट करना है, और फिर इन दोनों चार्जेस के लिए, और उसके बेस पे हमें ग्राफ को इंटरप्रेट करना है। तो इंटरप्रेट का मतलब भी देखते हैं। तो यहाँ पे आने से पहले मैं 2-3 चीज़ें जो हैं वो नॉर्मली डिस्कस कर रहा हूँ कि हमें वो आनी चाहिए। इस क्वेश्चन को आने से पहले मैं 2 और ग्राफ जो हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे इसने बोला कि हमें ये पता है जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। तो कोई बोले मुझे कि ग्राफ बनाओ, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है फोर्स वर्सेस Q1 Q2 के बीच में मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो मुझे Q1 Q2 के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये जो वैल्यू है फोर्स की वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, कि दोनों जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसी ग्राफ को मैं जो है वो नीचे भी बना सकता हूँ। सेम जो ग्राफ है वो ग्राफ यहाँ भी एग्जिस्ट कर सकता है कि फोर्स वर्सेस Q1 Q2 जो है वो ग्राफ नीचे भी आ सकता है। अब ये कब नीचे आएगा कब ऊपर आएगा डिपेंड करता है Q1 Q2 कैसा है। अब कोई बोले Q1 Q2 कब पॉजिटिव हो सकता है, ये वैल्यू कब पॉजिटिव होगी, Q1 Q2 की वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब क्या होगा, दोनों चार्ज या तो प्लस के हैं, दोनों चार्ज या तो क्या है माइनस के हैं। तो दोनों प्लस के होंगे, दोनों माइनस के होंगे, तो फोर्स जो है ये वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो कोरस्पॉन्डिंग फोर्स रिपल्सिव होगा, और वो क्या आता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ग्राफ को हम कहाँ दिखा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दिखा रहे हैं। सेम ऐसी अगर Q1 Q2 नेगेटिव है, Q1 Q2 अगर हमारे पास नेगेटिव है तो कोरस्पॉन्डिंग जो फोर्स आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो फोर्स अगर नेगेटिव आएगा तो उस नेगेटिव फोर्स को मैं कहाँ दिखा रहा हूँ, नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ। तुम बोल सकते हो कि ये Q1 Q2 अगर नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू भी तो इधर आएगी,
इधर एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव की तरफ, तो वो भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो एक ग्राफ तो हमारे पास ये हो गया। सेम ऐसे ही अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है फोर्स वर्सेस आर, फोर्स वर्सेस आर, क्योंकि मैंने पढ़ा था फोर्स जो है वो क्या है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन्वर्स जो ग्राफ आता है, इन्वर्स ग्राफ हमारे पास आता है इस तरीके से कि इन्वर्स ग्राफ में क्या है, आर बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये 2-3 ग्राफ हैं, ये तो हम मानते हैं कि बच्चों को आते ही हैं। ये तो बहुत कम बच्चा है साइंस के अंदर जो ये ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाता है। मेजरली जो है 90% बच्चे जो है इस चीज़ को कर लेते हैं। लेकिन जो बच्चों को डाउट आता है वो आता है डाउट कि जब मैं क्वेश्चन के अंदर बोल रहा हूँ कि हमें क्या बनाना है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है फोर्स वर्सेस 1/r²। तो मैं फिर से अगर सेम फॉर्मूला लिखता हूँ फोर्स का, तो फोर्स की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है K Q1 Q2 और ये आ रहा है 1/r²। तो फोर्स हमें दिख रहा है, फोर्स दिख रहा है हमें 1/r² के प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स की जो वैल्यू है वो आर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन जो 1/r² है उसके हमारे पास क्या आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो इन दोनों के बीच में फिर से हमारे पास क्या आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो ये जो चीज़ है ये बच्चे जो हैं वो नहीं समझते हैं, उनको इसी चीज़ के अंदर डाउट रहता है। तो मैं एक चीज़ हल्की सी रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ी सी। जैसे मान लो हमारे पास 2 कॉमन ग्राफ आते हैं, एक आता है y प्रोपोर्शनल टू x। तो अगर y प्रोपोर्शनल टू x ग्राफ आएगा तो इधर x है इधर y है, तो ग्राफ हमारे पास कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। अगर हमारे पास आता है y प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो उसमें ग्राफ आता है कि x यहाँ पे है और y यहाँ पे है, तो इन्वर्स रिलेशन आएगा। तो ग्राफ जो है वो कैसा आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा। यहाँ पे एक बच्चे का डाउट आया था, वो डाउट बच्चे का ये था कि इन्वर्स जो ग्राफ है वो ये भी तो हो सकता है कि x वर्सेस y जो है वो ग्राफ ऐसा आएगा। ये जनरली डाउट जो आते हैं वो बायो वाले बच्चों के आते हैं, क्योंकि वो मैथ्स छोड़ देते हैं और उनमें इनमें बहुत सारे जो है कॉमन बेसिक डाउट आता है कि यहाँ भी x के बढ़ने के साथ साथ जो y है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका जो ग्राफ है वो ये क्यों नहीं आता। तो इसका सिंपल सा आंसर इस लाइन में छुपा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन तब आती है, किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो जनरल इक्वेशन है वो आती है ax + by = c या +c = 0। x और y जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखोगे इस चीज़ को कि y जो है मान लो 2/x है, तो यहाँ से क्या आएगा, xy = 2 आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसका आंसर कभी भी ये आएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो है ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही नहीं है। इसका वैसा नाम होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ जब भी इन्वर्स ग्राफ तुम्हें दिखेंगे तो हमेशा क्या होंगे, वो इसी फॉर्म के अंदर आएंगे। हाँ, पावर चेंज होगी तो ये ग्राफ बदलेगा, वो आगे क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। तो इसके अंदर अब जो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये कि y, अगर मैं y वर्सेस 1/x प्लॉट करना चाहता हूँ कि ये y है और ये हमारे पास आ रहा है 1/x, और y वर्सेस 1/x का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। तो y 1/x का ग्राफ कैसा आएगा कि ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। x के साथ तो इन्वर्सली है, लेकिन 1/x और y आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मुझे y वर्सेस 1/x ग्राफ प्लॉट करना है तो ग्राफ कैसा आएगा, फिर से स्ट्रेट लाइन। कोई बोले कि ये y² है और ये प्रोपोर्शनल है x³ के, और ग्राफ प्लॉट करो x³ वर्सेस y², तो फिर से कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। कि जब भी लेफ्ट वाला वेरिएबल राइट के होगा, पूरा राइट वेरिएबल पूरा लेफ्ट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना, तो हमेशा क्या आएगा, वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ का यूज़ करके अब हम जो है अपना क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें फोर्स वर्सेस 1/r² प्लॉट करना है। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि फोर्स वर्सेस 1/r² में प्लॉट करना है। तो फोर्स जो है वो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर फोर्स r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ कैसा आएगा, हमारे पास ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन। तो ये मेरे पास जो है ग्राफ आ गया फोर्स वर्सेस Q1/r², की फोर्स और उसके बीच में ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन वाला आएगा रिलेशन। फिर इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ फोर्स है, यहाँ 1/r² है, लेकिन इसने बोला हुआ है ये ग्राफ हमें प्लॉट करना है 2 अलग अलग पेयर के लिए। एक 1 माइक्रोकुलम 2 माइक्रोकुलम, और एक पेयर आ रहा है हमारे पास 2 माइक्रोकुलम 3 माइक्रोकुलम माइनस में। तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है। तो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर की तरफ आएगा, प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ग्राफ कहाँ पे आएगा, नीचे की तरफ आएगा। ये हम यहाँ भी बना सकते हैं, इधर की तरफ।
तो अगर ये पॉजिटिव है तो ग्राफ कहाँ आएगा, इन दोनों का ऊपर की तरफ आएगा। तो ये किस पेयर के लिए होगा, ये पेयर होगा हमारे पास 1 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम के लिए होगा। फिर ये है 2 माइक्रोकुलम और -3 माइक्रोकुलम। तो इसके लिए क्या होगा, ये पेयर नेगेटिव है तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कहाँ पे आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा। फिर अगर तुम ध्यान दोगा इसमें अब एक चीज़ और है समझने वाली, ये जो पेयर है वो है किसके लिए, 2 माइक्रोकुलम और -3 माइक्रोकुलम के लिए। कोई बोले इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ फोर्स वर्सेस 1/r²। स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप का एक बेसिक डेफिनेशन जो हम यूज़ करते हैं वो आता है y वेरिएबल ऊपर जो भी है और नीचे जो आता है वो क्या आता है, x वेरिएबल का डिफरेंस। तो यहाँ पे फिजिक्स में हम सिंपल ऐसे यूज़ कर लेते हैं कि y पे क्या है फोर्स, x पे क्या है 1/r²। तो इस वैल्यू को अगर तुम यहाँ से कैलकुलेट करोगे, फोर्स में 1/r² को अगर नीचे ले जाओगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी क्या, K1 K Q1 Q2। ये क्वेश्चन भी हमें पूछ लेते हैं कि कोई भी टर्म दे देंगे और बोलेंगे कि तुम्हें जो है उसका स्लोप कैलकुलेट करना है कि स्लोप जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोप की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, K Q1 Q2। अगर K तो कांस्टेंट है तो स्लोप उसका ज़्यादा होगा जिसका Q1 Q2 जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो Q1 Q2 जो प्रोडक्ट है वो इस पेयर का ज़्यादा है 2 माइक्रोकुलम और -3 माइक्रोकुलम का। तो अगर इसका स्लोप ज़्यादा आएगा, स्लोप ज़्यादा होने का मतलब होता है, स्लोप की डेफिनेशन और भी थी tan थीटा। तो अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो अगर इसका डेफिनेशन tan थीटा है, स्लोप ज़्यादा होने का मतलब हो गया थीटा जो होगा कोरस्पॉन्डिंग वो क्या होगा, ज़्यादा बनेगा। तो इसका एंगल ज़्यादा बनेगा, इसका एंगल जो है वो क्या बनेगा, कम बनेगा। हालांकि बच्चे इतना ध्यान देते नहीं है, बच्चे 2 लाइन मार देते हैं ऊपर की तरफ ही और उसको जो है वो छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुम समझोगे चीज़ों को तो हर चीज़ में डिफरेंस अपने आप दिखता है। अब मैं इसको अगर बोलूँ कि ये एंगल θ1 है और ये एंगल जो है वो θ2 है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो θ2 होगा वो क्या है, ज़्यादा है किस चीज़ से, θ1 से, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू 1 माइक्रोकुलम और 2 माइक्रोकुलम पेयर। फिर इसके बाद अगर इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता, इसी क्वेश्चन को मैं बोलता कि मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वर्सेस ग्राफ प्लॉट करना है, मुझे ग्राफ प्लॉट करना है फोर्स वर्सेस 1/r², लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे जो है यहाँ पे है फोर्स का मैग्नीट्यूड। ये तो है अभी फोर्स प्लस में भी आ रहा है माइनस में भी। अगर मैं यहाँ चूज़ करता मैग्नीट्यूड तो क्या डिफरेंस आता, तो उस केस में दोनों ही ग्राफ ऊपर पहुंच जाते। एक ग्राफ हमारे पास आता है यहाँ पे और एक ग्राफ हमारे पास आता है यहाँ पे। तो ऊपर वाला ग्राफ किसके लिए बनता, ऊपर वाला ग्राफ बनता इसके लिए और नीचे वाला ग्राफ बनता इसके लिए, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम क्विक रिवीजन करते हैं वेक्टर का, तो मान लो एक हमारे पास बॉडी A, एक बॉडी मतलब वेक्टर B और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो मैं ये जो है पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं पता है जो रिजल्टेंट आता है दो वेक्टर्स का वो हमारे पास आता है a² b² और 2ab cos थीटा। तो ये तो हमें वैसे पता ही है, हमें लर्न है। हमें ये चीज़ ध्यान रखने होगी, हम इसी का यूज़ करेंगे बार बार। एक होता है आर मैक्सिमम और एक होता है आर मिनिमम। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ध्यान दो। रिजल्टेंट मैक्सिमम, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम कब होता है, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो ये वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, थीटा कितना आता है हमारे पास 0 डिग्री। इसको रखोगे 0 तो cos 0 1 आता है, तो ये वैल्यू बचती है a प्लस b। सिमिलरली जब थीटा आएगा 180 डिग्री तो cos 180 जो होता है वो होता है -1। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी a माइनस बी और b माइनस है, डिपेंड करता है कौन सा दोनों में लार्ज है। तो आर मैक्सिमम हो मिनिमम हो, ये चीज़ हमें बार बार फिजिक्स में अभी इस चैप्टर के अंदर यूज़ करनी पड़ेगी। बच्चों को इसी में ही डाउट आता है कि नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। माइनस, जैसे मान लो एक बॉडी है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है F1, इस पे इधर फोर्स लग रहा है F2, तो नेट फोर्स निकालना। तो नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का सम कर दोगे। तो बच्चे बोलते हैं 0 आएगा, नहीं 0 नहीं आएगा, डिपेंड करता है F1 F2 इक्वल है या नहीं है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि ये माइनस क्यों कर दिया, माइनस सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। जब दो फोर्स एक ही बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहे हैं तो नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उनका सिंपल वेक्टर सम यूज़ करेंगे। और वेक्टर सम में दो पर्टिकुलर केस हम हमेशा यूज़ करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। अब जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है,
फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन में बोला है द मैग्नीट्यूड, हम फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम हेल्ड एट पी। इस पी पे उन्होंने एक चार्ज रख दिया कितना 1 माइक्रोकुलम का, और बोल रहा है ड्यू टू 2 चार्जेस कहाँ पे, ए पे और बी पे। ए पे चार्ज की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻8 कुलम और बी पे इसकी वैल्यू आ रही है -10⁻⁸ कुलम। और इन दोनों का यूज़ करके हमें क्या निकालना है, इस बी पे नेट चार्ज निकालना है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये भी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो हमने पता है पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो पी पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू ए, पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो ये फोर्स क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास मान लो फोर्स है F1। तो बच्चे बोलते हैं ये तो यहाँ जाएगा, बिल्कुल जाएगा यहाँ पे, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमें फोर्स पी पे निकालना है। तो पी पे निकालना, तो हम सिर्फ पी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको देख रहे हैं, ए को नहीं, ए को हम इग्नोर कर रहे हैं। हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा कि हमें किस पॉइंट पे नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। सेम ऐसे अगर मैं यहाँ प्लस पता है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ जो चार्ज आएगा इस पी पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू बी, वो कहाँ लगेगा, वो लगेगा नीचे की तरफ, वो लगेगा यहाँ पे। तो ये मेरे पास हो गया फोर्स F2। तो हमें 2 फोर्स पता लग गए, दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो दोनों का यूज़ करके हम जो है नेट फोर्स सिंपल निकाल सकते हैं। तो मैं पूरा तो सोल्व नहीं करूँगा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, बाकी जो सोल्व करना है वो खुद से करना। तो फोर्स K कितना हो जाएगा, फोर्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास आती है K Q1 Q2 अपॉन R²। तो K की वैल्यू होगी सीधा 9 × 10⁻⁹, Q1 को मान लो ये 2 10⁻⁸, Q2 कितना हमारे पास आ गया, Q2 आ गया 1 माइक्रोकुलम, तो माइक्रो के लिए कितना हो गया -6, और नीचे आ गया डिस्टेंस का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर के अंदर, तो ये मेरे पास आ गया फोर्स F1। सिमिलरली फोर्स F2 है ये यहाँ पे, F2 की लिए वैल्यू कितनी आएगी, सेम 9 10⁻⁹, और Q1 की वैल्यू आ गई -6, Q2 की वैल्यू आ गई -8, और नीचे आ गया डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 5 × 10⁻⁻²। फिर एक डाउट बच्चों का ये भी आता है कि माइनस साइन क्यों नहीं लिया यहाँ पे। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि जब भी हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नीट्यूड फोर्स का, तो हम इस माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हैं। इस माइनस साइन को मैं डायरेक्शन के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। तो अब जो नेट फोर्स हमारे पास आएगा F, वो आएगा √of F1² F2² और 2 F1 F2 और cos 90 होता है 0। तो ये सिंपल क्या बचेगा F1² + F2²। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा बच्चों ज़्यादा डाउट आता नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, और बिल्कुल दोनों में डिफरेंस समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और यूज़ किया है, वो क्वेश्चन ही है। तो इसमें बोल रहा है कि 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आ रहा है 2 माइक्रोकुलम, और दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं किससे, थर्ड चार्ज से। वो कितना है 3 माइक्रोकुलम एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 3 माइक्रोकुलम चार्ज। तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये भी प्लस का है। जब तीनों प्लस के हो गए तो हमें फोर्स निकालना है 3 माइक्रोकुलम चार्ज के ऊपर। तो प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर प्लस प्लस रिपेल करेंगे तो क्या होगा, जो फोर्स लगेगा P पे ड्यू टू चार्ज एट A, तो ये रिपेल होगा, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इधर की तरफ। ये हो गया मान लो फोर्स F1, और ये भी +2 है, ये भी प्लस है, तो ये फोर्स कहाँ लगेगा, ये फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ये हो गया F2। तो एक फोर्स F1 एक फोर्स F2। अब इस क्वेश्चन में और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में सिर्फ ये डिफरेंस है, यहाँ पे हमें एंगल पता था और यहाँ पे जो है हमें एंगल नहीं पता, ठीक है। इन्होंने फाई लिखा हुआ है, थीटा मान लो, फाई मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों में डिफरेंस है कि वहाँ पे जब मैंने यूज़ किया तो मैंने क्या किया, मैंने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर यूज़ नहीं कर सकता। वैसे कर भी सकता हूँ, जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इसको 2 मान के cos 2 निकाल लेंगे और सोल्व कर लेंगे, लेकिन वो टिपिकल मेथड है। हमारे पास ईजी मेथड भी है सेम चीज़ को सोल्व करने का। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, मैं कंपोनेंट में ब्रेक करना यूज़ कर रहा हूँ। हमें पता है कि हमारे पास एक वेक्टर है A और वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कोई एंगल फॉर्म करता है, तो थीटा वाला जो कंपोनेंट आता है वो हमारे पास क्या आता है, कोस,
और जो दूसरा हमारे पास आता है कंपोनेंट वो हमारे पास क्या आता है, साइन कंपोनेंट। तो ये हो गया साइन और ये हमारे पास क्या हो गया, कोस। तो इसका यूज़ करके मैं सीधा यहाँ पे फोर्स निकाल सकता हूँ कि ये फोर्स था F1 और ये फोर्स है F2। तो अगर ये फाई है तो ये भी कितना हो गया, फाई, और ये भी कितना हो गया, फाई। तो ये F2 है, तो इस F2 के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ये जो आएगा फाई वाला ये आएगा F2 कोस फाई, और ये F1 है तो ये कितना आएगा, ये F1 कोस फाई। और जो नीचे की तरफ है ये हमारे पास कितना होगा, F1 साइन फाई, और ऊपर वाला कितना हमारे पास आएगा, F2 साइन फाई। अब अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ F1 की और F2 की, तो देखो F1 कितना आएगा, F1 का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो कितना हमारे पास आएगा, K वो है 9 10⁹, Q1 कितना है 2 माइक्रोकुलम -6, Q2 कितना है 3 माइक्रोकुलम -6, और डिस्टेंस निकालने, ये 3 है ये 4 है, तो ये पाइथागोरस से कितना आ गया 5, नीचे आ गया 5 का स्क्वायर। अब अगर F2 चूज़ करोगे तो वो भी क्या आएगा, सेम आएगा, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो जो मैग्नीट्यूड है F2 का वो भी क्या होगा, सेम आ गया, F1 F2 बराबर है। अब अगर F1 F2 बराबर है तो इसका मतलब हो गया कि जो ये वाले जो साइन कंपोनेंट थे ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो नेट फोर्स मेरे पास आया, नेट फोर्स मेरे पास कितना आ गया, दोनों का सम कर दोगे तो ये आएगा F1 कोस, ये फाई था, ये भी फाई है, तो F1 कोस फाई प्लस F2 कोस फाई, दोनों का सम हो गया। अब F1 F2 बराबर है तो हम लिख सकते हैं इसको 2 F1 कोस फाई, और दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, तो F1 F2 की वैल्यू ये आ गई। इस डायग्राम से कोस फाई कितना आएगा, डायग्राम से कोस फाई की वैल्यू हमारे पास आएगी, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आएगा 4/5। ये सारी वैल्यू यहाँ दोनों पुट कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ से वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हो गए 2 क्वेश्चन आ गए इसके लिए। थर्ड क्वेश्चन जो है, जो हमारा बेसिक्स बनता है कई सारे क्वेश्चंस के लिए, वो है हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है। चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू को क्या किया उन्होंने, प्लेस किया हुआ है किसके ऊपर, 2 पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, और इसका यूज़ करके मतलब बीच में प्लेस किया हुआ है, और बोला है थर्ड चार्ज क्यू पे नेट फोर्स जो है वो 0 आएगा, तो हमें उसकी पोजीशन निकालनी है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, फोर्स के अंदर भी हैं, फील्ड में भी हैं, पोटेंशियल में भी हैं, जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड का तो वहाँ भी आएगा, कॉमन क्वेश्चन जो हर जगह बार बार आता रहता है। तो ये चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्यू है, उन दोनों के बीच में वो बोल रहे कहीं भी बीच में एक चार्ज रख दिया कैपिटल क्यू, और उसका यूज़ करके हमें क्या निकालना है, हमें नेट फोर्स निकालना है क्यू पे। वो दे रखा ऑलरेडी कितना है 0, पोजीशन निकालनी है उसकी। तो मान लिया मैंने जो थर्ड चार्ज है कि वो पहले वाले चार्ज से इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे था, तो यहाँ पे अगर x डिस्टेंस पे था तो हमें उसका यूज़ करके निकालना है कि जो अगर ये x है, पूरी डिस्टेंस उन्होंने दे रखी है हमें, दे रखी है चार्ज क्यू इज प्लेस बिटवीन 2 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, उन्होंने नहीं दे रखी। तो मान लेते हैं पूरी जो डिस्टेंस हमारे पास वो a है, पूरी डिस्टेंस हमारे पास a है। तो अगर ये x है तो ये बाकी कितनी आ गई, बाकी हमारे पास आ गई कितनी, a - x। वो बोल रहा है जो फोर्स लग रहा है क्यू पे, नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0। अगर नेट फोर्स ऑन क्यू 0 है तो मुझे इस चार्ज क्यू की पोजीशन निकालनी है। अब ये चीज़ जो है वो समझने वाली है कि इसमें ऑल दे रखा है ऐसे, ये भी प्लस का चार्ज है, ठीक है। मान लेते हैं ये जो है ये प्लस का चार्ज है, ये प्लस का है, ये अभी दिया नहीं है ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो ये भी नहीं पता हमें। तो इसका यूज़ करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, तो इस चीज़ को समझते हैं एक बार, क्योंकि इसके अभी आगे हमें 1-2 क्वेश्चन और करनी है सेम चीज़ को समझने के लिए। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है कि मान लो यहाँ पे चार्ज है एक Q1 प्लस का चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है Q2 प्लस का चार्ज है, और बीच में मैंने कहीं भी मान लिया थर्ड चार्ज वो है प्लस Q। मैं अभी एज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि दोनों बराबर हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये पॉइंट C, ये चीज़ समझने वाली है। अब देखो A पे, पहले सिर्फ A पे बात करते हैं। इस A पे कितने फोर्स लगेंगे, इस A पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से 2 फोर्स लगेंगे, एक B से और एक C से।
दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस के हैं, तो दोनों प्लस के होंगे तो इस ए जो चार्ज है वो इसकी वजह से भी रिपेल होगा और इसकी वजह से भी रिपेल होगा। तो ए पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू बी, प्लस प्लस है तो कहाँ करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। और यही ए जो चार्ज है वो सी के चार्ज की वजह से भी क्या होगा, रिपेल होगा, क्योंकि ये क्या है, ये भी पॉजिटिव है। तो जो फोर्स ऑन ए अप्लाई होगा ड्यू टू सी, तो वो भी कहाँ लग रहा है, वो भी लग रहा है सेम डायरेक्शन में, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। ये दोनों फोर्स जो Q1 पे लग रहे हैं, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसका मतलब ये होगा जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। कहाँ पे, ए पे। क्यों नहीं होगा, कोई डायरेक्शन सेम, अभी देखा था अगर डायरेक्शन सेम होगी तो नेट फोर्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सेम अगर ध्यान दोगे सी वाले चार्ज पे, इस Q2 पे कितने फोर्स लगेंगे, इस Q2 पे फिर से दो फोर्स लगेंगे, एक बी से लगेगा और एक ए से लगेगा। जो बी से फोर्स लगेगा, ये जो प्लस क्यू चार्ज है कैपिटल, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इधर की तरफ। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और सेम ऐसे ही जो फोर्स लगेगा सी पे ड्यू टू चार्ज एट ए, वो भी कहाँ लग रहा है, वो भी यहाँ लग रहा है। तो फोर्स जो लगेगा सी पे ड्यू टू चार्ज एट ए, वो लग रहा है इस तरफ। फिर से दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं आ सकता। अब बी पे ध्यान दो। अब बी पे ध्यान दोगे तो क्या होगा, बी पे ध्यान दोगे तो बी पे जो फोर्स लगेगा ए की वजह से, ये प्लस क्यू इसकी वजह से रिपेल होगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इस तरफ। तो ये हो गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट ए। सेम ऐसी जब फोर्स निकालोगे बी पे ड्यू टू चार्ज एट सी, वो कहाँ लगेगा, वो लगेगा इस तरफ। ये आएगा फोर्स ऑन सी ड्यू टू चार्ज एट, फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट सी, वो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये फोर्स अपोजिट है, तो नेट फोर्स जो यहाँ पे आएगा, नेट फोर्स यहाँ पे आएगा, हम लिख सकते हैं मे बी जीरो। श्योर नहीं है जीरो होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस नहीं पता, हमें चार्ज नहीं पता। हम बोल सकते हैं ये तो जीरो हो सकता है, बट ए वाला और बी वाला जीरो नहीं हो सकता। तो अगर दो प्लस चार्ज दे रखे हैं और बीच में भी चार्ज प्लस का है, तो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो कोने पे जो चार्ज रखे हैं वो कभी क्या होंगे, रेस्ट पर आएंगे। वो हमेशा क्या होंगे, मोशन में ही होंगे, उनमें नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं आएगा। अब मैंने सिनेरियो चेंज कर दिया, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे प्लस Q1 है और यहाँ पे कितना है, प्लस Q2, और इसका यूज़ करके मुझे क्या निकालना है, मुझे बी पे फोर्स निकालना है, या और ए पे भी निकालना है और सी पे भी निकालना है। अब सेम चीज़ फिर से देखते हैं। मैंने सिर्फ क्या चेंज किया, मैंने यहाँ पे मान लिया माइनस Q चार्ज। जब मैंने यहाँ पे माइनस Q चार्ज मान लिया, तो अब फिर से फोर्स पे ध्यान दो। ये प्लस जो चार्ज है इस माइनस से कहाँ होगा, अट्रैक्ट होगा। तो प्लस पे जो चार्ज है ए वाला चार्ज, वो बी की वजह से कहाँ जाएगा, वो बी की तरफ जाएगा। क्यों, प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो आएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू चार्ज एट बी। पर यही ए वाला चार्ज जो है, जो ए पे फोर्स लगेगा इस सी की वजह से, वो कहाँ लगेगा, प्लस प्लस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ए जो चार्ज है वो सी की वजह से कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी जो लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है। सेम इस पे ध्यान दो, प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल। तो सी वाला जो चार्ज है वो ए की वजह से कहाँ जाएगा, ए की वजह से वो कहाँ मूव करेगा, अवे मूव करेगा। और यही सी वाला चार्ज ये माइनस का है, इसकी वजह से कहाँ जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा। फिर बी पे ध्यान दो, बी वाले फोर्सेस पे क्या होगा, बी वाले जो फोर्सेस हैं ये माइनस क्यू इसकी तरफ भी जाएगा, ये माइनस क्यू इसकी तरफ भी जाएगा। तो माइनस क्यू जब यहाँ जाएगा तो एक फोर्स लग गया यहाँ पे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और इसी पे एक फोर्स यहाँ लगेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट सी। तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है सिस्टम के अंदर, यहाँ पे सिर्फ बी पे फोर्स जीरो हो सकता है, यहाँ पे ए पे भी हो सकता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, बी पे भी हो सकता है और सी पे भी। तो एक कंडीशन बन जाती है, अगर दो प्लस चार्ज दे रखे हैं तो थर्ड चार्ज माइनस का होगा, तभी तीनों पे फोर्सेस जो है वो जीरो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे इस चीज़ का यूज़ करके। ये बोल रहा है कि डज द साइन ऑफ क्यू मैटर, तो इस पर भी देखेंगे। ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये हमने मान लिया, अभी एक केस मान लिया प्लस क्यू, ये ए, ये बी और ये सी। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स ऑन बी जो है वो कितना आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है।
तो अगर नेट फोर्स ऑन बी 0, इस पर कितने फोर्स लगेंगे, इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं। ये प्लस क्यू इसकी वजह से रिपेल होगा तो यहाँ जाएगा, यही प्लस क्यू इसकी वजह से रिपेल होगा तो कहाँ जाएगा, वो यहाँ जाएगा। और दोनों फोर्स को बराबर कर दिया, सिंपल, मतलब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, दोनों को इक्वल कर दोगे तो हमारे पास अगर नेट फोर्स आ जाएगा 0। और इसका यूज़ करते हैं, अब बी पे जो फोर्स लगेगा ए की वजह से तो कितना होगा, वो के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और इसी पे जो फोर्स लगेगा सी की वजह से वो आएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पे कितनी आ रही है, a माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल होगा तो यहाँ से आएगा हमारे पास a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर रिमूव करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये प्लस माइनस एक्स, तो हम 2 वैल्यू चूज़ कर सकते हैं, तो a माइनस एक्स होगा प्लस एक्स या a माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स। तो ये तो कट जाएंगे, तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना आएगा 2x इक्वल टू a और x की वैल्यू कितनी आएगी a/2। तो a/2 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि अगर ये चार्ज प्लस का है और ये चार्ज प्लस का है तो जो थर्ड चार्ज होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, वो सेंटर पे ही लाई करेगा, तभी इस पे फोर्स क्या होगा, 0 होगा। और ये सब कॉमन सेंस भी थी, अगर हम ये नहीं भी सॉल्व करते हम तब भी बता सकते थे अगर चार्ज के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो तभी तो ये बीच में ही हो सकता है। अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये डिस्टेंस कम होगी और फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब इसी को तुम ऐसा भी देख सकते हो, इसी क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा साइन पूछ रहा है कि क्या साइन जो है वो मैटर करता है। मान लो ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है और बीच में जो चार्ज है वो है माइनस क्यू। अगर बीच वाला चार्ज जो है वो माइनस क्यू का है तो माइनस क्यू क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये माइनस इसकी तरफ भी अट्रैक्ट होगा, तो फिर से फोर्स इज अपोजिट है, तो फिर से नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। इसमें कुछ कुछ जो टर्म्स हैं हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, वापस टर्म जो हैं वो रिपीट होंगी। जैसा इसमें लिखा हुआ है इक्वल पॉइंट चार्जेस का सिस्टम है, दोनों का चार्ज कितना है, प्लस क्यू। 2 चार्ज सिस्टम है, इस पे भी प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, और एक चार्ज हमारे पास और है वो भी कितना है, सेम इक्वल मैग्नीट्यूड का। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो a है। क्वेश्चन पूछ रहा है वेयर अ थर्ड चार्ज q शुड बी प्लेस्ड बिटवीन देम सो डैट एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो टर्म है, ये टर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ये टर्म इम्पॉर्टेंट क्यों है, हमने ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था, एक क्वेश्चन ऐसा, और उस क्वेश्चन में हमने जो किया था वो ये किया था कि हमने सिर्फ बीच वाले चार्ज पे नेट फोर्स 0 किया था, कि क्वेश्चन में सिर्फ उतना ही पूछा हुआ था। इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अब वो एक चार्ज की बात नहीं कर रहा है, अब वो पूरे सिस्टम की बात कर रहा है। तो एक सिस्टम में जितने भी चार्जेस होंगे उन सभी चार्जेस पे जो फोर्स आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी पूरा जो सिस्टम है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। तो ये चीज़ भी हमने थोड़ी सी लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, उसमें हमने एक ये सिस्टम बनाया था कि अगर दोनों चार्ज प्लस के हैं तो बीच वाला चार्ज अगर प्लस का है, बीच वाला चार्ज अगर प्लस का है तो इस पे तो फोर्स 0 हो सकता है, लेकिन ना तो इस पे फोर्स 0 होगा और ना ही इस पे फोर्स 0 होगा। और अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो बीच वाला चार्ज अगर नेगेटिव है तभी जो है उन तीनों पे पॉसिबिलिटी है कि वो फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली इन्होंने पूछा हुआ है कि एंटायर सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो तीनों पे कितना उस जो बीच में चार्ज पुट करेंगे उसकी कितनी वैल्यू होगी और उसका नेचर कैसा होगा। तो एक चीज़ तो वहीं से क्लियर है कि अगर दोनों प्लस के चार्ज हैं, चाहे उनका मैग्नीट्यूड बराबर है या नहीं है वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो बीच वाला चार्ज जो है वो सेम नेचर का नहीं हो सकता, उसका नेचर कैसा होगा, अपोजिट नेचर होगा। मतलब अगर दोनों प्लस के हैं तो बीच वाला क्या होगा, माइनस का होगा। अगर दोनों माइनस के हैं तो बीच वाला क्या होगा, प्लस का होगा। तभी तीनों पे जो चार्जेस है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ये आप ऐसा भी समझ सकते हैं यहाँ से कि अगर यहाँ दोनों प्लस थे तो बीच वाला चार्ज क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। अगर आप अपोजिट एज्यूम करोगे कि यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है,
यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है और बीच में मैंने मान लो एज्यूम कर लिया चार्ज पॉजिटिव, तो भी हमारे पास सेम सिस्टम एग्जिस्ट करेगा कि तीनों पे जो फोर्सेस आएंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी तीनों के ऊपर। जैसे मान लो इस पे फोर्स निकालना है तो इस माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा प्लस क्यू की वजह से वो कहाँ लगेगा, वो इस तरफ लगेगा। और इसी माइनस क्यू पे जो फोर्स लगेगा इस माइनस क्यू से माइनस माइनस रिपेल करेंगे तो कहाँ लगेगा, वो इस तरफ लगेगा। तो फिर से यहाँ पे जो फोर्सेस है वो कैसे आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो सेम यहाँ पे होगा, प्लस वाला चार्ज इस माइनस की तरफ जाएगा, यही प्लस चार्ज इस माइनस की तरफ जाएगा, तो यहाँ भी फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट हैं। तो हम ये सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो अगर ये दोनों प्लस के हैं तो क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द नेचर, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नेचर जो आएगा, जो नेचर होगा वो कैसा होगा, उसका नेगेटिव नेचर होगा, तभी सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ सकता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट विल बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, और एक है वेयर अ थर्ड चार्ज क्यू शुड बी प्लेस्ड। तो जो वेयर वाला क्वेश्चन है ये तो हमने लास्ट क्लास में ही किया था कि वेयर के लिए अगर दोनों का चार्ज बराबर है तो थर्ड चार्ज की जो पोजीशन होगी वो कहाँ पे आएगी, बीच में आती है। कहाँ पे आती है, वो बीच में। तो अगर उनके बीच में डिस्टेंस ए है तो ये चीज़ तो हम डायरेक्ट पिछली क्लास के क्वेश्चन की तरह ही सोल्व कर सकते हैं कि जो पोजीशन हमारे पास आएगी वो पोजीशन कहाँ पे आएगी, सेंटर पे आएगी, उन दोनों के सेंटर पे। तो मतलब कहाँ पे आएगी वो डिस्टेंस हमारे पास आएगी a/2। किससे a/2, क्योंकि सेंटर पर दोनों से ही a/2 डिस्टेंस पे उसकी पोजीशन होगी। तो चार्ज कैसा होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा, और कहाँ पे रखा जाएगा, वो चार्ज बीच में रखा जाएगा अगर ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। फिर क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। अब ये चीज़ समझने वाली है कि हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, यहीं पे बच्चों को जो है मेन डाउट आता है। एक चीज़ देखो रफ में, समझो इस चीज़ को। मान लो ये सी पॉइंट है, मैंने सी पे फोर्स 0 कर दिया, मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ए से और बी से फोर्स निकाल रहा हूँ। तो ए से अगर फोर्स निकालूंगा सी पे तो कितना आएगा, वो के क्यू अपॉन, अगर ये डिस्टेंस मान लो इनिशियली मान लो एक्स थी, तो तुमने सोल्व कर लिया a/2 आएगी, मान लो एक्स थी, और ये आएगा हमारे पास फिर से सेम के क्यू अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर, जिसका यूज करके हमने कैलकुलेट किया था कि एक्स कितना आएगा, a/2 आएगा। अच्छा, अब ये देखो जब वैल्यूज को कैंसिल आउट करोगे तो क्यू तो कट ही गया, पर क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें क्यू निकालना है। तो जो चीज़ निकालनी है अगर वही कट जाएगी तो हम सोल्व ही नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो क्या मैं बीच वाले चार्ज पे बैलेंस करके क्या कभी इसकी वैल्यू निकाल पाऊंगा, नहीं, कभी नहीं निकाल पाऊंगा। तो ये चीज़ जो है वो हमें थोड़ी बहुत ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर हमें पोजीशन को निकालना है, क्या निकालना है, चार्ज की पोजीशन को निकालना है, तो उसके फोर्स को बैलेंस करते हैं। लेकिन अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उस पे फोर्स बैलेंस करके हम सोल्व कर ही नहीं सकते। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टू कैलकुलेट पोजीशन। अगर पोजीशन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, बैलेंस फोर्स ऑन क्यू। पोजीशन निकालनी है तो इसी क्यू को बैलेंस कर दो। और अगर टू फाइंड दी मैग्नीट्यूड, और अगर हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, बैलेंस फोर्स ऑन एक्सट्रीम चार्ज। जो एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स चार्जेस हैं उन पे किसी भी एक पे फोर्स को बैलेंस कर दो। मतलब अगर मुझे इस क्यू की वैल्यू निकालनी है तो या तो इसका फोर्स बैलेंस कर दो या इसका फोर्स बैलेंस कर दो। तो अब देखो, तो अगर मैं लिखता हूं कि नेट फोर्स ऑन ए भी कितना है, 0 है। इस ए पे फोर्स 0 है। इस ए पे कितने फोर्स लग रहे हैं, इस ए पे 2 फोर्स लग रहे हैं। इस ए पे एक फोर्स लग रहा है सी से, वो लग रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स ड्यू टू सी, और इसी प्लस पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू बी, वो कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो मतलब क्या आ गया, फोर्स ऑन ए
ड्यू टू, पहला क्या हमारे पास सी का मैग्नीट्यूड और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का मैग्नीट्यूड जो है उसको बराबर कर दिया। जब सी से चूज करोगे तो ये डिस्टेंस भी a/2 है, ये डिस्टेंस भी कितनी है a/2, तो a और c के बीच में डिस्टेंस आ रही है a/2, तो ये क्या आएगा हमारे पास k q अपॉन a/2 स्क्वायर। और जब ए बी का फोर्स बैलेंस करोगे ए और बी का, तो उनके बीच में डिस्टेंस है टोटल वो कितनी आ रही है, वो टोटल डिस्टेंस आ रही है ए। ठीक है, तो ये आएगा कितना k और q इंटू क्यू, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है, और नीचे आएगा a स्क्वायर। अब एक q कट जाएगा, एक q बचेगा जहाँ से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और k भी कट गया, तो ये बचेगा 4q अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू q डिवाइड बाई a स्क्वायर भी कैंसिल, और इस q की जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो आ गई q/4। ये है सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है। हमें तो निकालना है टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, तो नेट जो आंसर हमारे पास आएगा क्यू, वो कितना आएगा -q/4 आएगा। माइनस क्यों है वो तो हमने शुरू में ही लिख दिया था कि नेचर कैसा होगा उसका नेचर हमारे पास कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पेपर में आया हुआ है, 2 मार्क्स में आया था। तो 2 मार्क्स के अंदर जो है ये इसका एक नंबर था नेचर डिफाइन करने का। बच्चे ये नहीं करते हैं, बच्चे सोल्व कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो नेचर के अंदर जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, तो उनसे नेचर पता नहीं लगता उनको। ठीक है, तो इसका ही आधा या 1 नंबर था इसका, और बाकी ये जो चीज़ है ये तुम शॉर्ट में लिख सकते हो। पेपर में न्यूमेरिकल्स के अंदर उतने स्टेप्स के नंबर नहीं होते, इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमें लिखने होते हैं, सिर्फ उन्हीं के नंबर काउंट होते हैं। जैसे ये चीज़ पेपर में नहीं लिखते हैं, इसे अपने समझने के लिए। ठीक है, जब अगर पेपर में ये भी नहीं पूछा था कि पोजीशन क्या होगी, तुम भी लिख सकते हो डायरेक्टली कि बाय ऑब्जर्वेशन जो पोजीशन आएगी कहाँ पे आएगी, मिड में आएगी, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये है। अब यही क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या था, दोनों प्लस के चार्ज थे। अब मैं यही क्वेश्चन चेंज कर दूं और मैं बोलूं इसी क्वेश्चन के बाद कि मेरे पास जो अगला क्वेश्चन है तो सेम ही, बस नेचर अपोजिट है। एक q है और एक कितना है -3q। तो अब सिस्टम क्या हो गया, अब हमारे पास सिस्टम आ रहा कुछ ऐसा कि एक पे चार्ज कितना है q और दूसरे पे चार्ज कितना है -3q। ठीक है, और बोल रहे हैं आज प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। तो ये तो वेरिएबल्स तो वो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, तो इसमें तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है वेरिएबल्स का। अभी डिस्टेंस d है। वेयर अ थर्ड चार्ज 2q शुड बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। ठीक है, अब 2q सिस्टम अपोजिट है, एक प्लस का चार्ज है और एक माइनस का चार्ज है। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे मान लो ये चार्ज है पॉजिटिव q और ये चार्ज है -q, और मैंने इसके बीच में रख दिया +q। ध्यान देना, प्लस रख लो माइनस लो बात सेम ही है। ठीक है, चलो माइनस रख लो, चाहे यहाँ पे माइनस चार्ज रख दिया मैंने। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे माइनस चार्ज रख दूंगा तो माइनस चार्ज से अब देखो फोर्स कहाँ लगेंगे, इस वाले पे फोर्स कहाँ लगेगा, ये A, ये B और ये C। ये माइनस चार्ज इस चार्ज की तरफ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस रिपेल करते हैं, तो इसकी वजह से भी ये चार्ज कहाँ जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो क्या नेट फोर्स 0 हो सकता है इसके ऊपर, नहीं हो सकता। तो अगर दोनों का नेचर अपोजिट है तो बीच में पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि उस पे जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब उल्टा सोचो, मान लो ये +q है, ये -q है, और मैंने यहाँ पे रख दिया -q। अब सोच के देखो, माइनस माइनस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसकी वजह से कहाँ जाएगा, ये इसकी वजह से जाएगा इधर की तरफ, और ये माइनस प्लस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो कहाँ जाएगा फिर वो इस तरफ जाएगा। ठीक है, अब नेचर अपोजिट आ रहा है, तो ये पॉसिबल है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर साइन सेम रहते हैं तो बीच में होता है सिस्टम, जहाँ पे नेट फोर्स 0 हो सकता है, और अगर अपोजिट है तो कहाँ पे लाई करेगा, वो लाई करेगा बाहर की तरफ लाई करेगा, इधर भी हो सकता है और वो इधर भी हो सकता है। ये लॉजिकल कंसेप्ट है कि किस तरफ लाई करेगा।
इधर होगा या इधर होगा। तो ये थोड़ी सी छोटी सी मैथमेटिक्स होती है कि किस तरफ लाई करेगा, इस तरफ लेफ्ट में या राइट में। अभी यहाँ देखते हैं। वैसे जो इसका आंसर होता है वो होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड कम है, जिसका मैग्नीट्यूड कम है उस तरफ जो है चार्ज लाई करता है। क्यों, वाई, अभी इसका आंसर करेंगे कि क्यों करता है लाई उस तरफ। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स है बस। तो मान लिया मैंने कि जो थर्ड चार्ज है 2q, इट इज एट द डिस्टेंस x। जो 2q है वो यहां से x डिस्टेंस पे है, इस वाले चार्ज से, a वाले चार्ज से। ठीक है, और इस पे बोल रहा है 2q पे नेट फोर्स 0 है। तो फिर से सेम फोर्स ऑन जो c है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो फोर्स ऑन c क्या होगा, फोर्स ऑन c ड्यू टू a का मैग्नीट्यूड और फोर्स ऑन c ड्यू टू b, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दोनों बराबर होंगे तो फिर से क्या करोगे तुम, फिर से सेम चीज कर सकते हो। तो क्या आएगा हमारे पास, k, ये q और वो कितना हो गया 2q, और डिस्टेंस कितनी है x² इक्वल टू आ गया k ऑन c निकालना है। ये है चार्ज 2q और ये चार्ज है कितना 3q। साइन जो है माइनस साइन है वो डायरेक्शन के लिए यूज करते हो, हमें दिख ही रहा है कि डायरेक्शन जो आएगी वो अपोजिट आएगी। c पे इस प्लस चार्ज लगेगा, प्लस प्लस रिपेल करेंगे और ये प्लस और ये माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स अपोजिट है इसलिए क्या होगा, वो 0 होगा। और नीचे डिस्टेंस कितनी हमारे पास आ रही है, ये x है, ये d है। जो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आएगी, जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो आएगी हमारे पास d प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से q और q, ये q कैंसिल, k से k कैंसिल, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, मतलब 2 की पूरा ही कैंसिल हो जाता है वैसे तो ये क्या बचा, d प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर। ठीक है, और d प्लस एक्स हमारे पास आएगा √3x, प्लस माइनस आ सकता है। ठीक है, तो इस x को वहाँ ले जाओ तो ये आएगा हमारे पास √3x माइनस एक्स इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास, अगर हम प्लस x चूज करते हैं, वैसे तो 3 है तो प्लस ही होगा, तो ये √3x माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया d, x कॉमन लोगे तो √3 माइनस 1 इंटू डी, और x कितना आ गया d डिवाइड बाय √3 माइनस 1। वैसे रूट कभी नीचे आता नहीं है, तो अगर आंसर चेक करोगे कहीं भी तो उन्होंने उसको रेशनलाइज किया होगा बस, वैसे सेम आंसर आएगा ये। तो x आएगा हमारे पास √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय d, और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो दो कंसेप्ट हो गए, एक हो गया कि दोनों सिस्टम प्लस होंगे या एक प्लस का होगा और एक क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं कि अगर नेचर सेम है, Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस, उस केस में जो बैलेंस पॉइंट होगा, नल पॉइंट का मतलब यहाँ पे कि अगर हम चार्ज पुट करोगे तो उस पर फोर्स क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो कहाँ पे होगा, बिटवीन द चार्ज सिस्टम होगा, मतलब एक तो अंदर की तरफ होगा और कहाँ होगा, छोटे चार्ज की तरफ होगा, अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। और अगर बराबर है तो कहाँ पे होगा, फिर वो बिल्कुल बीच में लाई करेगा। और सेम ही अगर अपोजिट नेचर है, एक प्लस का है और एक क्या है, माइनस का है, तो नल पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, इट विल लाई आउटसाइड द सिस्टम और इट विल अगेन टुवार्ड्स द चार्ज ऑफ लोअर मैग्नीट्यूड, मतलब छोटे चार्ज की तरफ होगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। वैसे इसमें ध्यान रखना है नहीं कुछ भी, ये लॉजिकल सी बात है, सोच के देख लो, सोच के देखो कि ये Q है और ये जो है ये है, मान लो समझने के लिए ये 10Q है। ठीक है, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो थर्ड चार्ज है वो Q इसकी तरफ है। अब एक तो ये चार्ज पहले से ज़्यादा है और तुमने डिस्टेंस भी कम मान ली। फॉर्मूला है फोर्स का K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। चार्ज की ये वैल्यू भी बढ़ गई, ये वैल्यू कम कर दी। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी, और ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब ऊपर वैल्यू पहले से ज़्यादा थी, नीचे वैल्यू तुमने और कम कर दी, नीचे वैल्यू कम होगी तो टोटल वैल्यू क्या होगी, वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा। मतलब पहले मान लो 10 था, 10 अपॉन में मान लो पहले 100 अपॉन 10 था तो कट के 10 आ रहा है, ऊपर तुमने 100 रखा, तुमने नीचे और कम करके 1 कर दिया, तो वैल्यू क्या हो गई, बढ़ जाएगी ना वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो इसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि इसकी और इसका जो प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड का वो एक तो पहले से कम है।
डिस्टेंस तुमने बढ़ा दी, मतलब ऊपर वैल्यू कम कर दी, नीचे वैल्यू भी बढ़ा दी, तो नेट वैल्यू फोर्स क्या होगी, कम हो जाएगी। तो काउंटर अगर करोगे तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब जो आएगा फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इस वाले फोर्स की वैल्यू उसको क्या कर पाए, काउंटर कर पाए। तो सिर्फ तभी होगा जब वो छोटे वाले की तरफ लाई करेगा, मतलब इसके फोर्स के लिए, इस फोर्स के लिए जो डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये था। इसके बाद ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये इन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया। वो बोला है कि टू इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन, मतलब ना हमें पता है मैग्नीट्यूड ना हमें पता है साइन, आर प्लेस्ड एट द सम डिस्टेंस डी अपार्ट, net electric force on Q is 0 at a point not between the charges but on the line joining them। साफ साफ लिखा हुआ है, जो फोर्स है वो बीच में जीरो नहीं है, वो बाहर जीरो है। बोला राइट टू असेंशियल कंडीशन फॉर दिस टू हैपन। तो पता है ये सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम इसका आंसर यहीं से लिख सकते हैं कि अगर बाहर जीरो है तो पहली पॉसिबिलिटी, पहला इसका आंसर क्या होगा, इसका पहला आंसर होगा कि जो दोनों चार्ज हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट है Q1 Q2 इज लेस देन जीरो, मतलब अपोजिट नेचर के हैं, दोनों क्या हैं, अपोजिट नेचर के होंगे। ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या ले सकते हैं यहाँ से कि एक तो अपोजिट हो गया, दूसरा क्या होगा, कहाँ लाई करेगा, वो छोटे चार्ज की तरफ लाई करेगा। तो क्या होगा, जो चार्ज Q है, Q विल बी नियरर टू चार्ज ऑफ लोअर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये दो लाइन में इसका हम डायरेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पार्ट था जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाते हैं। हालांकि फ्रीक्वेंसी जो है इन टाइप के क्वेश्चंस की अब धीरे धीरे कम हो रही है। और अब अगला क्वेश्चन देखो, ये एक कॉमन टाइप है पेपर के अंदर जो पेपर में आ जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे जो है एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे अब इसके अंदर क्या है, चार चार्जेस हैं और चारों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। तो ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू सारे बराबर हैं। आसान क्वेश्चन है ऐसा, ये ओरल क्वेश्चंस होते हैं, इनको तो अटेंड भी नहीं करते हैं लिख के। ठीक है, तो कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑन क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे एक चार्ज रख दिया क्यू और उस पर फोर्स निकालना। ठीक है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है वैसे, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार करने के बाद बच्चे ओरली अटेम्प्ट कर ले, वो टाइम वेस्ट ना करें। तो फर्स्ट टाइम समझाना पड़ता है, बट बाद में ये चीज़ें जो है वो हैबिचुअल हो जाती हैं बच्चों के, बिल्कुल। तो फिजिक्स पढ़ने का एक तरीका सिर्फ यही होता है कि आप सेम चीज़ को बार बार जो है वो रिपीट करते हो। रिपीटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे जो आते हैं वीडियो तुम्हें बूस्ट करने के लिए कि ये करो वो करो फलाना करो, लेकिन जो अगर शॉर्ट में इन अ नटशेल बात करोगे तो जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है रिपीटिशन। एक ही चीज़ को तुम इतनी बार ज़्यादा रिवाइज करोगे फिर तुम्हें वो रट्टा नहीं लगेगी, वो तुम्हारे अंदर एक तरह से इम्बाइब हो जाएगी। ठीक है, बहुत लोग एक चीज़ को रट्टाफिकेशन बोलते हैं। रट्टाफिकेशन का मतलब होता है कि आपने पढ़ा और आप एक महीने बाद या 10 दिन बाद भूल गए। ठीक है, लेकिन जब आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हो तो फिर वो रट्टा नहीं। अच्छा से कोई बोले कि आपने ABC रट रखी है, नहीं भाई हमने रटी नहीं है, हमने इतनी बार पढ़ी है कि हमें आती है। तो रट्टा मतलब अलग होता है, एक ही जिसको बार बार पढ़ना अलग होता है, दोनों में डिफरेंस है। अगर ये डिफरेंस हमें आता है, क्योंकि फिजिक्स में सिर्फ लॉजिकल अप्रोच काम नहीं आती है, तुम्हें फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन में थ्योरी नहीं आती है। कंपटीशन में सिर्फ जो है कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल पार्ट होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें फॉर्मूले तो याद करने पड़ेगा। तुम बोलोगे तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो रिवाइज करो, जितनी बार रिपीट कर सकते हो रिपीट करो। उसका कोई एज सच जो है फॉर्मूला नहीं होता है कि तुम्हें फॉर्मूले भी अपने आप कोई तुम घुट्टी पियोगे तुम्हें फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जैसे अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो चार चार्जेस हैं और इस पे जो है क्यू पे फोर्स निकालना है। तो अब ये देखो इस क्यू पे जो फोर्स लगेगा ए की वजह से वो लगेगा इस तरफ, फोर्स ड्यू टू ए यहाँ लग रहा है। मान लो ये डिस्टेंस, वैसे पूरी डिस्टेंस इन्होंने क्या दे रखी है,
ए दे रखी है, मान लिया मैंने ये भी आर है, ये भी आर है, ये आर और ये आर, तो फोर्स ऑन ए लगेगा इस तरफ। इसी पे जो फोर्स लगेगा सी की वजह से वो लगेगा इस तरफ, कि प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसी पे जो फोर्स लगेगा बी की वजह से वो लगेगा इधर की तरफ, फोर्स ड्यू टू बी। और इसी पे जो फोर्स लगेगा डी की वजह से प्लस प्लस है तो क्या करेंगे, रिपेल, तो लगेगा इधर की तरफ। और अगर तुम्हें बोल लिखनी है वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन डी, ये सिर्फ है मैग्नीट्यूड। कितना आएगा, के क्यू, क्यू अपॉन डिस्टेंस, इस क्यू की इन चारों चार्ज जो डिस्टेंस है चार्जेस से वो कितनी है, आर ही है, तो ये आर स्क्वायर। सारे फोर्सेस की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अगर सारे फोर्सेस की वैल्यू बराबर है तो एफ बी किससे कैंसिल हो गया, एफ बी कैंसिल हो गया किससे, एफ डी से। और एफ ए किससे कैंसिल हो गया, एफ ए कैंसिल हो गया किससे, एफ सी से। तो चारों फोर्सेस जो हो गए वो कैंसिल हो गए। तो एफ ए एंड कौन सा, एफ सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, और एफ बी और एफ डी जो है ये क्या हो गए, कैंसिल आउट होंगे। तो एफ नेट कितना आ जाएगा, एफ नेट हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो सिंपल सा 1 मार्क का क्वेश्चन ये, सुपर क्वेश्चन नहीं है ये। लेकिन इसमें क्या है, अगर मैं इस चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन बदलता जाऊं तो ये नए नए क्वेश्चन बनते जाते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सारे प्लस के थे, यहाँ पे मैंने अल्टरनेट कर दिया कि एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। मतलब ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। और बाकी सिस्टम सेम है कि क्यू है बीच में, इस पे नेट फोर्स निकालना है। तो फिर से देखो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इस क्यू पे जो फोर्स लगेगा ए की वजह से, ये प्लस का मान लिया, तो ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस प्लस रिपेल करेंगे तो कहाँ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। तो एफ ए लग रहा है इधर की तरफ। ठीक है, और होगा कितना एफ ए, एफ ए की हमारे पास वैल्यू आएगी सेम, के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। अगर ये आर है, ये तो हमने आर ही मान ली। ठीक है ना, तो ये आर ही है। और फिर इसके बाद एफ ए के बाद अगर मैं एफ सी फोर्स निकालूंगा तो एफ सी लगेगा कहाँ पे, ऊपर की तरफ लगेगा। तो एफ सी भी कितना होगा, सेम एफ सी होगा, कितना, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। फिर से अपोजिट है, तो ये फोर्स जो है, ये फोर्स इसको क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। अब इसी क्यू पे फोर्स देखो, इससे कहाँ लगेगा, पहले ये रिपेल करा था, अब ये माइनस का है, तो ये फोर्स कहाँ लगेगा, ये फोर्स हमारे पास लगेगा इस तरफ। ये क्या है, फोर्स ड्यू टू डी। ध्यान देना, इसका रिपेल कर रहा है, इसका अट्रैक्ट कर रहा है, और सेम ये भी क्या करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो फिर से जो एफ बी की वैल्यू है और एफ डी की वैल्यू है वो फिर से क्या हो गई, बराबर आ गई। तो ये दोनों भी क्या होंगे, कैंसिल करेंगे, तो एफ नेट फिर से क्या आ गया, 0 आ गया। ये आंसर जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे गलती से आ गया है ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना आएगा, 0। तो एक में सारे सेम थे, एक अल्टरनेट हो गए, एक इसी को मैंने फिर चेंज कर दिया क्वेश्चन को। क्या अब है, प्लस प्लस और माइनस माइनस, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू। तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करने के साथ साथ जो क्वेश्चन है वो बदलते जाते हैं। ठीक है, हमें सिर्फ नेट फोर्स निकालना आना चाहिए, हमें कहीं से कोई भी क्वेश्चन दे दे हम उस चीज़ को जो है वो सोल्व कर सकते हैं। तो ये फिर से ए बी सी डी आ गया हमारे पास। और अब इस क्यू पे जो फोर्स लगेगा, अब ये देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इस क्यू पे जो फोर्स लगेगा ए की वजह से वो लगेगा इधर की तरफ। अगर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि सब में ये प्लस ही है, ठीक है ना, तो एफ ए यहाँ लगेगा, पर इसी पे ही जो फोर्स लगेगा इस सी की वजह से, ये एफ ए था। ठीक है ना, ये हमारे पास था एफ ए, और इसी पे ही जो फोर्स लगेगा इस सी की वजह से वो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, सी भी यहाँ लग रहा है। ठीक है, तो अब ये देखोगे यहाँ पे, तो एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैसे तो मैं पता ही है सारे फोर्स चाहे एफ बी हो या एफ सी हो या एफ डी हो, सारे फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। मैग्नीट्यूड है सिर्फ ये, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं ऊपर मुझे एरो लगाना पड़ेगा। सेम ऐसे ही जो इस पे फोर्स लगेगा इस प्लस क्यू की वजह से वो लगेगा नीचे की तरफ, तो एफ बी जो है वो लग रहा है नीचे की तरफ, और एफ डी जो लगेगा, एफ डी जो फोर्स है वो भी लग रहा है इधर की तरफ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक तुम बोल सकते हो वैसे समझने के हिसाब से लॉजिकली,
कि ऑल्दो वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है तो मुझे ये सब बराबर दिखाने चाहिए, बट यहाँ पे ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं कि ये वेक्टर ही है, ठीक है ना। तो ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि ये दोनों मिला के कितने हैं F1, और ये दोनों मिला के कितने हैं, ये दोनों मिला के कितने आ रहे हैं F2। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, F1 की वैल्यू मेरे पास आ गई FA प्लस FC, मतलब दोनों का सम कर दिया, कोई सबकी वैल्यू सेम है तो डबल हो गया, हो गया 2KQQ अपॉन R²। सेम जो F2 आएगा, F2 भी कितना आएगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखना ये, तो भी कितना आएगा, सेम आएगा 2KQQ अपॉन R²। ये किसका सम है, F2 सम है FB और FD का सम है। अब ये ध्यान दो, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में जो एंगल आता है कितना आता है, 90 आता है। तो एफ नेट जो हमारे पास आएगा वेक्टर से, वो आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा दोनों का सम का स्क्वायर, A² B² 2AB cos थीटा, थीटा 90 है तो वो वाला पार्ट कितना हो गया 0, और दोनों की वैल्यू फिर से बराबर है, विच इज़ इक्वल टू ये F1 के बराबर भी है। तो मैंने F2 को फिर से क्या पुट कर दिया, मैंने F2 को फिर से पुट कर दिया F1², तो यह जाएगा मेरे पास √2 F1। तो F नेट की वैल्यू जो आ गई, जो F नेट की वैल्यू मेरे पास आ गई, F नेट मेरे पास आएगा कितना, √2 टाइम्स ऑफ F1 कितना है 2KQQ डिवाइड बाय R²। अब एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे और है, मिस्टेक तो नहीं है, मतलब ये अभी इनकम्प्लीट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में जो मुझे वेरिएबल दे रखा है वो A दे रखा है, और जो मैंने अभी आंसर निकाला, किस में निकाला है, R में निकाला। तो मैं R में और A में रिलेशन निकाल सकता हूँ कि अगर मुझे स्क्वायर पता है और स्क्वायर की अगर मुझे साइड पता है, तो ये साइड A है, ये A है, ये A है, तो ये पूरा कितना आएगा, ये पूरा मेरे पास आएगा √2A, A² का अंडर रूट, ठीक है। और जो R है वो उसका आधा है, तो R क्या हो गया, R हमारे पास हो गया √2A/2, मतलब कितना आ गया वो A/√2 आ गया R। तो अब नेट फोर्स कितना आएगा, अब नेट फोर्स हमारे पास आ जाएगा 2√2KQQ डिवाइड बाय A/√2²। यहीं से मैंने वैल्यू उठा लिया इसकी, है ना, बस R की वैल्यू पुट कर दी, तो ये √2 का स्क्वायर आएगा 2, ये ऊपर पहुंच गया, तो आएगा हमारे पास 4√2KQ डिवाइड बाय A²। ये नेट फोर्स की हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इसकी हमारे पास कहाँ पे आएगी, बिल्कुल बीच में आएगी। ये नेट फोर्स जो आएगा F नेट वो यहाँ पे आ रहा है नीचे की तरफ, बीच में क्यों आएगा, क्योंकि दोनों फोर्स जो हैं वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अभी आगे भी आएगा जब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन वहाँ भी रिपीट होगा। इतना सब करने के बाद, है ना, जब हम ये सारा पढ़ लेते हैं तो फिर हमें एक बढ़िया क्वेश्चन मिलता है, ये एनसीईआरटी के अंदर जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें है, इसमें बोला है कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन क्यू प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेंटर पे एक चार्ज रख दिया क्यू, इस क्यू पे हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो इस क्यू पे कितने फोर्स लगेंगे, इस क्यू के आसपास 3 चार्जेस हैं A, B और C, तो इन तीनों से इस क्यू पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो जब 3 फोर्स लगेंगे तो हम तीनों फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इससे डिजिटल पेन से स्ट्रेट लाइन बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, पर ये मेरी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है, तो मुझसे जो है लाइनें जो हैं वो बन जाती हैं, टाइम लगता है सीखने में। तो वैसे मैंने इसको बना रखा है बेटर, ठीक है ना। तो हालांकि वही है तो सेम चीज़ ही। तो ये कितना आएगा Q, इस Q पे 3 फोर्स लग रहे हैं। अगर ये तीनों प्लस के हैं, वैसे हम तुम सिस्टम कुछ भी ले सकते हैं, तो ये तीनों प्लस के हैं, तो प्लस Q प्लस Q प्लस Q। तो अब इस प्लस Q पे नेट फोर्स निकालना है। जब इस प्लस Q पे नेट फोर्स निकालोगे तो क्या क्या होगा, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन हमारे पास आएगी, ये प्लस Q जो है इस A की वजह से कहाँ जाएगा, इस A की वजह से ये जाएगा कहाँ पे, नीचे की तरफ। ये प्लस Q रिपेल करेगा, तो FA जो आएगा वो आएगा नीचे। ये तो बहुत मोटा पेन हो गया,
ठीक है, तो हम जो है थोड़ा बेटर पेन चूज़ कर लेते हैं। ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो एक फोर्स आ रहा है नीचे, ये हो गया एफ ए, बी का फोर्स आएगा इधर, ये एफ बी, और सी का फोर्स आएगा इधर, तो ये हमारे पास क्या आ गया एफ सी। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस आर है, ये आर है, ये आर है, सेंट्रोइड से डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि चाहे एफ ए हो मैग्नीट्यूड, या एफ बी हो या एफ सी हो, उनकी वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अभी निकाल लेंगे आर को हम, अगर मुझे साइड ए पता है तो इस आर में और ए में क्या रिलेशन होगा वो भी हम निकाल लेंगे। अभी हम सिर्फ इन टर्म्स ऑफ आर निकाल रहे हैं। तो तीन फोर्स लग रहे हैं, तीनों फोर्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, और एक फोर्स लग रहा है नीचे। तीनों का एंगल जो है मिला के 360 है। ठीक है, तो एक का एंगल कितना होगा, अगर तीनों सिमेट्रिक हैं तो, क्योंकि सिमेट्रिक शेप में ही होंगे, तो अगर एक एंगल में पता है तो तीनों का मिला के 360 है, तो एक कितना आएगा 360/3, तो कितना आएगा 120 आएगा, है ना। तो मान लो इसके नाम क्या क्या हैं, नीचे एफ ए, ये जो फोर्स है ये एफ ए है, ये एफ बी है, और ये एफ सी है, क्योंकि सिमेट्रिक है। ठीक है, तो सिमेट्रिक फोर्स के लिए अब हम यहाँ से सोल्व करने के दो तरीके हमारे पास हो सकते हैं इसको सोल्व करने की। ठीक है, एक हमने लेमीज थ्योरम पढ़ रखी है, ठीक है, उसका यूज़ करके भी हम सोल्व कर सकते हैं, और एक हम सीधा यूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट में ब्रेक करके भी हम कर सकते हैं, या हम जो हमने ट्राइंगल लो या पैरेललोग्राम लो पढ़ा है कि नेट रिजल्टेंट निकाला, हम उसका यूज़ करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कई सारे हमारे पास मेथड हैं, हम हर एक मेथड से इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं। मेन है कि बस अप्रोच सही होनी चाहिए, कैसे भी सोल्व कर लो। तो मान लो मैं अभी अगर यूज़ करूँ कि मैं बोलूँ कि एफ बी और एफ सी, ये एंगल कितना है 120 डिग्री है, कि एफ डैश जो है वो क्या है, मेरे पास एफ डैश है रिजल्टेंट ऑफ एफ सी एंड एफ बी। इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो मेरे पास क्या है एफ डैश है। तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आएगी मैग्नीट्यूड की टर्म्स में, वो मेरे पास आएगा एफ सी स्क्वायर, एफ बी स्क्वायर, और 2 एफ सी एफ बी, और कोस एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। ये याद कर लो, कोस 120 जो होता है वो क्या होता है -½ होता है, काम आता है। ठीक है, ये मैंने मान लिया कि तीनों जो है वो बराबर हैं एफ, तो ये एफ डैश है। तो अब क्या होगा ये, तो ये आ गया एफ स्क्वायर और 2f स्क्वायर और -½ ठीक है, तो 2 कैंसिल, ये प्लस एफ स्क्वायर, ये -f स्क्वायर कैंसिल, तो आएगा √f स्क्वायर, और ये आएगा सिंपल f आ गया। तो f डैश कितना आ गया, f आ गया। f डैश कहाँ पे होगा, अगर दोनों वेक्टर बराबर हैं तो रिजल्टेंट कहाँ पे आता है, बीच में आता है। रिजल्टेंट जो आएगा वो कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो f डैश है। तो फिर हम आगे क्या लिख सकते हैं कि f डैश एंड एफ ए आर अपोजिट इन डायरेक्शन, कहाँ पे आ रहे हैं वो, अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए, और एफ ए जो है वो भी बराबर है। तो फिर से अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ था, ये इसके अपोजिट आ गया, तो फिर से एफ नेट कितना आ गया, तो फिर से एफ नेट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो नेट चार्ज ऑन क्यू कितना आ गया, 0। ये एक तरीका है करने का। मान लो मैं इसको ऐसे भी अगर अप्रोच करता कि ये एफ है, ठीक है, ये एफ है, क्योंकि एफ ए एफ बी एफ सी बराबर हैं, और ये एफ है। ठीक है, तो इसको कंपाउंड के अंदर भी ब्रेक कर सकते हो। तो ये और ये, अब देख लो, ये पूरा जो एंगल था, ये पूरा एंगल 120 था। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया, इतना, ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 30, और ये कितना होगा, ये 90, और ये 90, तभी 120 आएगा, और ये भी कितना आएगा 120 आएगा। इस f को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, इस f को। तो इधर मेरे पास कितना आएगा, f cos 30 डिग्री,
इसके वाला एफ, और ऊपर कितना आएगा ये एफ। अगर ये 30 के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, 60 से भी कर सकता हूँ, 30 से भी कर सकता हूँ। 30 से करूँ तो कितना आएगा एफ कोस 30, और ऊपर कितना आएगा एफ साइन 30 डिग्री। ठीक है, सेम इस एफ के लिए, इस एफ के लिए क्या होगा, ये 30 डिग्री है तो ये क्या आएगा एफ कोस 30 डिग्री, और ये कितना आएगा एफ साइन 30 डिग्री। ये एफ कोस 30 है, ये एफ कोस 30 है, तो ये दोनों फिर से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ऊपर कितना फोर्स आ गया, ये जो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये एफ साइन 30 प्लस एफ साइन 30। साइन 30 हाफ होता है तो हो गया f/2 प्लस f/2। ये फिर से f आ गया, तो ऊपर भी f है नीचे भी f है ना। तो ऊपर भी f आ रहा है, नीचे भी f आ रहा है। जब ऊपर नीचे f है तो फिर से f नेट कितना आ गया, फिर से f नेट की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब ये कुछ कंपल्शन नहीं है कि तुम इन दोनों का सोल्व करोगे तभी आए हो, क्योंकि ये सिमेट्रिक शेप है। सिमेट्रिक शेप में कहीं से भी सोल्व करो, कहीं से भी सोल्व करो, आंसर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सेम आएगी। तो ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है। इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे आर एज्यूम कर लिया, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे आर एज्यूम करके कर लिया। अगर मैं इस आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल निकालता, सॉरी एल या ए निकालता, तो हम उससे भी कर सकते हैं। हालांकि हमें यहाँ जरूरत पड़ी नहीं है निकालने, क्योंकि हमें पता है सेंट्रोइड से तो ये डिस्टेंस है वो क्या रहती है, सेम रहती है। बट अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ए निकालूंगा तो भी आंसर जो सेम ही आएगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। न्यूमेरिकल में ज़्यादा हमें लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके कोई मार्क्स नहीं होते हैं। ठीक है, अगर जब डेरिवेशंस करते हैं तब लिखना जो है वो जरूरी होता है, अदरवाइज लिखना जो है जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल थे कुछ, ये एक दो छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ये जो हम सोल्व करते हैं। इसका अभी आगे एक दो अच्छे क्वेश्चन भी है इस चीज़ के। तो ये क्वेश्चन देखो पढ़ के क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इसमें लिखा हुआ है 2 small balls having equal positive charge q coulomb are suspended by a 2 insulated strings of equal length L meter from a hook fixed to a stand। ठीक है, एक हुक से उन्होंने दो जो बॉल्स हैं उन दोनों को उन्होंने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया इस तरीके से, दोनों पास पास हैं। ठीक है, और द होल सेटअप इज टेकन इन अ सेटेलाइट। मान लो अगर ये दोनों न्यूट्रल होती और ये अर्थ पे हैं, तो दोनों की जो एक तरह से स्टेबल पोजीशन होती है कुछ इस तरीके से होती, दोनों बिल्कुल पास होती और अपने आपस में कॉन्टेक्ट में रहती। वो बोला सिस्टम को वो एक तो ले गया, कहाँ पे ले गया, वो सिस्टम को ले गया स्पेस में ले गया वेयर देयर इज नो ग्रेविटी, ग्रेविटी ही नहीं है। ग्रेविटी का रोल होता है बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचना। अब वो बोला है दोनों पे चार्ज भी है, तो अगर दोनों पे, इस पे भी चार्ज प्लस क्यू है, इस पे भी चार्ज प्लस क्यू है, तो दोनों बॉडी क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये इधर रिपेल करेगा और ये इधर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ग्रेविटी नहीं है तो इनका मास का जो नीचे मास लग रहा था mg वाला इफेक्ट वो नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि g नहीं है। तो ये इधर जाता जाएगा और ये यहाँ जाता जाएगा, ये फिक्स है, ये नहीं हिल रहा। ठीक है, तो जितना ये दूर जा सकते हैं उतना दूर जाएंगे। अगर ये फिक्स नहीं होते इससे तो क्या होता है, वो कहाँ जाके रुकते, वो कहाँ जाते, वो जाते इन्फिनिटी तक चले जाते। लेकिन उसमें लिखा हुआ दे आर फिक्स्ड टू अ स्टैंड, इस पॉइंट पे फिक्स है ये, तो ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो तब तक दूर जाते जाएंगे, तब तक इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, मैक्सिमम ना हो जाए। तो मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम कहने का मतलब क्या हो गया कि ये बीच वाला पॉइंट जो है ये फिक्स हो गया, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक जा सकते थे वहां तक चले गए। तो उसमें क्या होगा, ये यहां पहुंच गया और ये कहां पहुंच गया, ये पहुंच गया यहां पे। हमें डिस्टेंस दे रखी है ये L, ये L, तो इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, इस पे फोर्स इससे लग रहा है, ये भी प्लस क्यू मान लिया और ये भी प्लस क्यू मान लिया, तो इस पे फोर्स लग रहा है इधर की तरफ F, इस पे फोर्स यहाँ लग रहा है F। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है टेंशन निकालनी है स्ट्रिंग के अंदर। तो टेंशन कहाँ लगेगी, अगर इस पॉइंट पे फिक्स है, ठीक है, फोर्स यहाँ लग रहा है, तो टेंशन कहाँ लगती है, टेंशन लगती है टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट, वो यहाँ पे है। तो टेंशन अगर ये स्टेबल है, अगर ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्सेस क्या होंगे, 0 होंगे। जितना फोर्स टेंशन अंदर की तरफ लगा रही है सेम क्या लगेगा, फोर्स यहाँ लगेगा।
तो टेंशन किसके बराबर होगी, टेंशन यहाँ किसके बराबर हो गई, फोर्स के बराबर हो गई। तो फोर्स कितना आएगा यहाँ पे, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस, ये L है ये L है, तो डिस्टेंस कितनी आ गई 2L स्क्वायर। ये क्वेश्चन कंपटीशन का है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हैं सिंपल सिंपल से ही, लेकिन क्या है, हल्का सा कंसेप्ट यूज करना है। जैसे एक ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है एक पार्टिकल है मास m का और कैरिंग चार्ज -Q1, माइनस में चार्ज है, इज मूविंग अराउंड अ चार्ज Q2 अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो एक चार्ज जो है -Q1 चार्ज इज रिवॉल्विंग अराउंड अ चार्ज +Q2, ठीक है, और रेडियस कितनी है इसकी r है। और प्रूफ करना है, प्रूफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज -Q1 अबाउट +Q2 इज गिवन बाय दिस वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं ये जो मैं करा रहा हूँ, फिर मैं अभी असाइनमेंट अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो फिर वहाँ तुम और क्वेश्चन जो हैं इनके वो अटेम्प्ट करना फिर, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, बहुत हाई लेवल नहीं है ये, हाई लेवल अभी और आएगा नेक्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है। पर उनका लेवल अगर हमें ये सब आता होगा तब हम फिर वो अगले जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम सीधा आखिरी सीढ़ी पे नहीं जा सकते, हम स्टेप वाइज जा सकते हैं। जब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तुमने 11th में कुछ खास नहीं पढ़ा है, अगर तुमने 11th में बहुत कुछ पढ़ा होता अच्छे से तो फिर तुम जो है इन क्वेश्चंस को तुम ऐसे ही चुटकी मारते सोल्व कर लेते। तो ये रिवॉल्व कर रहा है, जब ये रिवॉल्व कर रहा है सिस्टम, ऐसा सिस्टम हम पहली बार नहीं देख रहे हैं अभी 11th क्लास में या 12th क्लास के अंदर, ठीक है। ऐसा चीज़ तुमने उसके केमिस्ट्री में पढ़ी है, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं मॉडल्स पढ़ते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड प्रोटॉन क्या करता है, अराउंड न्यूक्लियस जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। यही चीज़ हमने पढ़ी थी ग्रेविटेशन के अंदर कि सैटेलाइट जो है अराउंड अ प्लैनेट जो है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करती है तो उन पे क्या लगता है, उन पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला हमारे पास है mv²/r, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करनी हो। लेकिन क्वेश्चन मुझे क्या बोला, मुझे इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड लेके आना, तो इसका एक फॉर्मूला और भी होता है, हमें कुछ आता ना, हमें फॉर्मूला थोड़े बहुत ध्यान रहते हैं 11th क्लास से, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, जब भी कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में घूमती है तो उस पर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो फोर्स है ये रिक्वायरमेंट होती है एक तरह से कि कितना फोर्स उसको चाहिए घूमने के लिए, पर ये फोर्स देगा कौन, ये फोर्स वो फोर्स प्रोवाइड करेगा जो वहाँ पे उस सिस्टम के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। जब सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही थी तो सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच में क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स था। यहाँ पे दोनों चार्ज पार्टिकल हैं, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कूलम्ब फोर्स लगता है। तो हम यहाँ सिंपल लिख सकते हैं कि जो कूलम्बिक फोर्स है, कौन सा फोर्स, जो कूलम्बिक फोर्स है, कूलम्ब फोर्स जो है, इट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, जिससे दोनों जो हैं वो क्या होंगे, एक सिस्टम में बैलेंस होंगे। फिर तुम्हारा डाउट ये आ सकता है कि इस पे भी मास है, यहाँ भी मास है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा। जब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा तो क्या मैं उस वाले फोर्स को भी इसके अंदर आंसर कर सकता हूँ, ठीक है, समझे ना, क्योंकि मास दे रखा ना, ये मास भी है चार्ज भी है, तो इस पे सेम टाइम पे अगर कूलम्बिक फोर्स लग रहा है तो सेम टाइम पे क्या लगना चाहिए, ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या लग सकता है, ठीक है, सोचना इसके ऊपर। और अगर लग सकता है या नहीं लग सकता है तो आंसर कर सकते हो नीचे, फिर मैं वहाँ पे तुम्हें आंसर करूँगा इस चीज़ का कि लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो कूलम्बिक फोर्स कितना हो गया हमारे पास, वो हमारे पास हो गया K, चार्ज है Q1 Q2 और डिस्टेंस कितनी आ रही है उनके बीच में, r², और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mr², ठीक है। तो यहाँ से ω² कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास Q1 Q2 अपॉन mr³, तो ये आएगा हमारे पास mr³, और साथ में जो एक K है, K आ गया नीचे, ठीक है ना। K की वैल्यू होती है हमारे पास 1/4πε0, तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 4πε0। कुछ गड़बड़ सी लग रही है मुझे यहाँ पे, तो ω² हमारे पास आएगा, हाँ यहाँ पे आएगा ना K,
के जो आएगा वो यहाँ पे आएगा के Q1 Q2 अपॉन MR², ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर आएगा हमारे पास Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 और MR², ठीक है। तो यहाँ से जब ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा की हमारे पास वैल्यू आएगी अंडर रूट कितना आएगा, यहाँ से ओमेगा आएगा हमारे पास यहाँ से अंडर रूट Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या आएगा साथ में MR²। और ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाय T। ये आएगा हमारे पास अंडर रूट Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 और MR²। T कितना आएगा यहाँ से, T आएगा हमारे पास यहाँ से 2 पाई और 4 पाई एप्सिलॉन 0 MR³ डिवाइड बाय Q1 Q2। 2 पाई को अंदर लिख सकते हो, जब 2 पाई को अंदर लिखोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 पाई स्क्वायर, साथ में आ रहा है ये 4 पाई एप्सिलॉन 0 MR³ और डिवाइड बाय Q1 और Q2, ठीक है। तो कितना हो गया ये अंडर रूट 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन 0 MR³ और डिवाइड बाय Q1 Q2। ये हमारे पास क्या आ गया, T की वैल्यू आ गई, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बेसिक सा कंसेप्ट यूज किया है कि कूलम्बिक फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर कर दिया, ठीक है। अब जो हमने अभी एक क्वेश्चन किया था सेटेलाइट वाला सेम क्वेश्चन जो है कि अभी जो हमने क्वेश्चन किया था कि ये सेटेलाइट सिस्टम को हम कहाँ ले गए, स्पेस में ले गए। जब स्पेस में ले जाओगे तो ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन मान लो हम स्पेस में ना ले जाने की बजाय उसको अर्थ पे ही रखते हैं, तो ये सेम क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 2 small spheres each of mass mkg charge q coulombs are suspended from a point by insulating thread each of length L meter, L है ये, ठीक है, but of negligible mass if theta is the angle which each string makes with the vertical when equilibrium has been reached show that q square is given by this value। तो देखने में बड़ी सी वैल्यू लग रही है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो फिजिक्स में एक अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन लंबे नहीं होते हैं, क्वेश्चन में एक लाइन का कंसेप्ट होता है। हमारे एक सर बोला करते थे कि फिजिक्स जो है वो एक लाइन की होती है सिर्फ, ठीक है, बाकी क्या है, बाकी सिर्फ मैथ्स है। एक लाइन की फिजिक्स लगती है, बाकी मैथ्स है, मैथ्स का यूज करो और आंसर पे पहुंच जाओ। तो 2 चार्ज स्फेयर है, मास m है, चार्ज q है, सस्पेंड किया है और इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, अगर ग्रेविटी नहीं होती तो वो क्या होते, सीधे हो जाते बिल्कुल, जितना दूर जा सकते थे। पर ग्रेविटी है तो ग्रेविटी से क्या होगा, ये उसको रिपेल करेगा, ये उसको रिपेल करेगा, तो ये एक पॉइंट पे आगे क्या होगा, स्टेबल हो जाएंगे। जहाँ पे फोर्स भी लग रहे हैं उनके ऊपर, उनका वेट भी लग रहा है नीचे की तरफ, है ना, टेंशन भी लग रही है कुछ, तो सारे फोर्सेस का जो एक तरह से क्या हो गया, सारे फोर्सेस का जो नेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को प्रूव कर सकते हैं। तो ये मैं कराऊंगा नहीं, बस मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, तो तुम ये खुद से ट्राई करना, आसान सा क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट दे रखा है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से, दोनों पे चार्ज भी सेम है, ठीक है। ये फोर्स लगेगा यहाँ पे Q, ठीक है, ये फोर्स लगेगा यहाँ पे Q, सॉरी Q लिख रहा हूँ, फोर्स लगेगा F और ये L है। इसका वेट जो है, वेट एक्ट करेगा नीचे की तरफ, mg नीचे लग रहा है। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या लगती है हमारे पास, टेंशन। अभी हम 11th की सीरीज भी डालूंगा मैं सारी की सारी, तो वहाँ पे ये हम कुछ चीज़ें जो है, अगर तुम्हें डाउट है तुम वहाँ पे जाके रेफर भी कर लेना, ठीक है। तो अभी इस वीक से 11th की सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये T है, ये F है और ये mg है। तो इन तीनों का नेट 0 आ रहा है। तो अगर सिमेट्रिक शेप है तो ये थीटा होगा, तो ये भी कितना आएगा, थीटा आएगा, ठीक है ना। ये टेंशन T है, मुझे इन तीनों का नेट जो है वो निकालना है। अब फिर से यहाँ पे देखो, एक ही चीज़ को करने के कई सारे तरीके होते हैं हमारे पास। तो उन तरीकों में एक तरीका जो सबसे ईजी लगता है
क्योंकि हमने 11 में वही सीखा है, तो उसके हिसाब से मैंने क्या कर दिया, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इनको तो ब्रेक करने का कोई मोटिव ही नहीं है। जो हमें रैंडम डायरेक्शन में दिख रहा है वो टी है, तो मैंने क्या किया, इस टी को ब्रेक कर दिया। तो इस टी के निकाले दो कंपोनेंट, एक ऊपर की तरफ आएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, तो ये कितना हो गया, टी कॉस थीटा, और एक इधर आ गया, ये क्या आएगा हमारे पास, टी साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, हमारे पास जो mg है या जो फोर्स है ना, वो किसके बराबर हो गया, टी साइन थीटा के बराबर हो गया। टी साइन कितना हो गया, फोर्स, कौन सा फोर्स, ये जो कोलम्बिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। और टी कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, टी कॉस थीटा हमारे पास बराबर आ गया किसके, mg के। जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, टेन थीटा की वैल्यू आएगी एफ अपॉन mg, और फोर्स कितना हमारे पास आ गया, mg टेन थीटा। अगर ये डिस्टेंस l है और मान लो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो x है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर होता है। तो मैं लिख सकता हूँ जो x आएगा वो आएगा l साइन थीटा, ठीक है ना। ये जो थीटा के सामने वाला है ये क्या होगा, अगर डाउट है तो ऐसा देख सकते हो, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, साइन थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा कितना आएगा, x बाय एल, है ना। तो x कितना हो गया, l साइन थीटा। फोर्स कितना होगा यहाँ पे, k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दो चार्ज के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ये भी x है और ये भी x है, तो पूरा कितना हो गया, 2x का स्क्वायर, और इक्वल टू कितना आ गया, mg टेन थीटा। तो ये आ गया mg टेन थीटा। इसको सोल्व करोगे यहाँ से तो ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था एक। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बचा है हमारे पास, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं और यहाँ पे वो ये है कि हमने एक सिमेट्रिक शेप देखी थी ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के पे अगर तीनों चार्ज क्यू हैं, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, तो सेंटर पे फोर्स आया था 0। फिर एक हमने आज स्क्वायर भी किया है, तो स्क्वायर में अगर सिमेट्रिक शेप है तो सेंटर पे तो चार्ज आ रहा है, फोर्स आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब इसकी जगह मैं ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है, और मैं बोलूँ इसके बाद मान लो मैंने पेंटागन चूज कर लिया, तो पेंटागन के सेंटर पे फोर्स कितना आएगा, 0। हेक्सागन के सेंटर पे फोर्स कितना आएगा, 0। तो वेक्टर जो पार्ट होता है, चाहे फोर्स हो या इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा 2 क्लास के बाद, तो उनका जो सेंटर पे जो नेट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0। ये पॉलीगन, ये ट्राइंगल, ठीक है, स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारे पास, पेंटागन, एंड सो ऑन, ठीक है। तो एक पॉलीगन जिसकी हमारे पास जो मतलब नंबर उस साइड को बढ़ाते जाओगे, तो मान लो मैं एक लास्ट पे आगे एक सर्कल पे आ गया कि पूरा चार्ज सर्कल के ऊपर है, पूरा चार्ज सर्कल के ऊपर है, तो फिर सेंटर पे कितना फोर्स आएगा, तो बाय एनालॉजी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना फोर्स आएगा, नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। सर्कल के सेंटर पे कितना फोर्स आएगा, 0। जैसे अब मान लो हम ये बोलें कि सिर्फ इसी बेस पर, बस इस सिंगल फॉर्मूले पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास KQ/R², और एक ये चीज़ की प्लस चार्ज होगा तो उसकी अवे मूव करेगी, नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या आएगी, उसकी टुवार्ड्स आएगी। तो इसी के बेस पे जो हमने क्वेश्चन फोर्स के किए थे, वही सेम क्वेश्चन जो है वो यहाँ भी रिपीट होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन उन्होंने यहाँ दे रखा है, अब इन क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा खास डिफिकल्टी है नहीं, क्योंकि हमें सब कुछ पहले अब कर चुके हैं ऑलरेडी फोर्स के अंदर, तो यहाँ टाइम कम लगेगा हमें करने में। तो ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि 2 चार्ज हैं और 2 चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, एक का Q और एक का 4Q। ये क्वेश्चन तुम खुद से भी कर सकते हो वैसे हम, और उनके बीच में डिस्टेंस है वो आ रही है 6 से। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी है। अब ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करनी है, तो मान लिया यहाँ से ये पॉइंट जो A था, ये पॉइंट B, यहाँ से मैंने x डिस्टेंस पे मान लिया C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही है। तो खुद सोच के देखो, ये प्लस का चार्ज है तो प्लस चार्ज की फील्ड क्या होगी, C पे अवे होगी, इससे दूर जाएगी। ये भी प्लस का चार्ज है, प्लस की फील्ड कहाँ होगी, अवे होगी, तो ये भी कहाँ जाएगी, दूर जाएगी। तो दोनों फील्ड जो है दूर जा रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट C का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो C पे लग रही है A से
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी सी पे, कहाँ से, बी से, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जीरो कब होगी, जब हम दोनों का क्या कर देंगे, जो मैग्नीट्यूड है वो क्या कर दिया हमने, बराबर कर दिया। ठीक है, तो अब ये एक x हो गया, तो ये बाकी क्या बचेगा हमारे पास, अब 6 से माइनस एक्स बचेगा और सिंपल फॉर्मूला पुट करता हूँ। बस इसमें बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, ये फॉर्मूला भूल जाते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में एक सिंगल चार्ज आ रहा है Q, और वो Q कौन सा चार्ज है, जो हमारे पास क्या आ रहा है, सोर्स चार्ज आता है, उसी को हम Q डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला सोल्व करूंगा इसका, तो ECA इलेक्ट्रिक फील्ड एट C ड्यू टू चार्ज एट A, वो कितनी आएगी, KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी आ रही है, x स्क्वायर, सेम यहाँ पे आएगा K, यहाँ चार्ज हो गया 4Q और डिस्टेंस कितनी आ रही है 6A माइनस एक्स होल स्क्वायर, और K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, ये क्या बचेगा हमारे पास अब 6A माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 4x स्क्वायर, स्क्वायर रिमूव करोगे तो क्या बचेगा, ये प्लस माइनस 2x, और यहाँ से क्या आएगा, एक तो आएगा हमारे पास 6A माइनस एक्स इक्वल टू 2x, और एक आएगा 6A माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x, यहाँ से 3x आएगा कितना 6A और x आएगा 2A, यहाँ से 6A आएगा माइनस 2x प्लस x, तो x आ गया माइनस 6A, x आ रहा है माइनस 6A, माइनस 6A का मतलब हो गया एक तरह से कि अगर ये हम यहाँ से x मेज़र कर रहे थे तो माइनस 6 से इसके लेफ्ट साइड में लाई कर रहा है। अब सोच के देखो, अगर ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है, यहाँ पे प्लस Q चार्ज की जो फील्ड है वो होगी अवे, इस प्लस Q चार्ज की फील्ड का होगी वो भी अवे होगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है तो ये फील्ड कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और ये हमने पढ़ा भी था, अगर दोनों प्लस के चार्ज हैं तो न्यूट्रल पॉइंट जो हमेशा कहाँ लाई करेगा, बीच में लाई करेगा। और एक चीज़ और दिखी कॉमन सेंस, ये मैंने पढ़ी थी कि जो नल पॉइंट होता है वो छोटे चार्ज की तरफ लाई करता है हमेशा। तो टोटल 6 में से ये 2A हो गया, ये जो था Q, और ये कितना आ रहा है 4Q, तो यहाँ से ये कितना हो गया 2A, और ये कितना आ रहा है 4A, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है जीरो। जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी होती है वहाँ पे चार्ज नहीं चाहिए, जो सोर्स चार्ज होता है सिर्फ वो फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन सिंपल सा ही है। इसमें लिखा हुआ है 4 चार्जेस हैं और उनकी वैल्यू क्या है, प्लस Q माइनस Q और माइनस Q, और उनसे जो उनके कॉर्नर पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B, एक पॉइंट C और एक पॉइंट D। ठीक है, और क्या निकालना है यहाँ पे, साइड A दे रखी है हमें, जो इसकी साइड है वो क्या है, वो A है, साइड A हो गई, चारों चार्जेस दे रखे हैं, और हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो अब ये तो अब आसान सा क्वेश्चन है। देखो जब ये सेंटर चूज करोगे, ये प्लस Q चार्ज है, इस प्लस Q चार्ज की जो फील्ड आएगी वो होती है अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो EA जो आएगा, EA वो इस तरफ आएगा, EA इस तरफ आएगा, A से जो फील्ड आएगी। इसी पर ये भी माइनस का चार्ज है, तो जो फील्ड आएगी C की वजह से वो भी कहाँ पे आएगी, वो भी इसी तरफ आएगी, तो EC भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, सेम ऐसे ये प्लस वाला जो EB आएगा, EB कहाँ होगा हमारे पास, EB आएगा इधर, EB भी यहाँ आएगा, और जो ED है माइनस का, माइनस की फील्ड कहाँ होती है टुवार्ड्स, तो ED भी यहाँ पर आएगा। तो अगर मैं अब ये लिख दूँ एक सिंपल टर्म में एक लाइन के अंदर कि चाहे EA निकालना हो मैग्नीट्यूड, या EB का हो, या EC का हो, या ED का हो, चारों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, बराबर। अगर डिस्टेंस R है छोटी सी तो आएगा KQ बाय R स्क्वायर, जहाँ पे R की वैल्यू क्या होगी अब A/√2। ये अगर याद हो तो स्क्वायर के लिए जो टोटल डिस्टेंस है ये A है, ये A है, तो ये कितना आएगा हमारे पास √2A, और ये आधा है, तो √2A का आधा जो क्या आएगा वो क्या आएगा A/√2। ठीक है, तो हमें पता है ये चीज़। R तो हम चलो बाद में पुट कर देंगे इसको। ठीक है, वेयर R इज A/√2। अब जो E1 अगर मैं मानता हूँ कि E1 जो है मेरे पास वो कितना है, मेरे पास EA प्लस EC। E1 कितना है, सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। ठीक है, वो आएगा EA प्लस EC, दोनों का सम कर दिया तो दोनों बराबर ही हैं,
तो कितना हो गया ट्वाइस ऑफ के क्यू बाय आर स्क्वायर। सेम ऐसे जो E2 आएगा, E2 कितना आएगा हमारे पास EB प्लस ED, वो भी आएगा ट्वाइस ऑफ के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो टोटल फील्ड जो आएगी हमारे पास, अब यहाँ पे देखोगे तो एक फील्ड इस तरफ आ रही है, एक फील्ड इस तरफ आ रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है 90। इधर वाली जो है EB ED वाली फील्ड है E2, ये फील्ड E2 है, और ये फील्ड कितनी आ रही है E1 आ रही है। तो E2 E1 अगर दो फील्ड हमारे पास आ रही है तो नेट E क्या होगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। और ये दिख रहा है कि दोनों चाहे E1 हो या E2 दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो फिर से ये क्या हो गया हमारे पास अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर, तो हो गया √2 E1, और √2 E1 की वैल्यू कितनी आ रही है के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर कितना है a बाय √2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ गई। ठीक है, कितनी आएगी वैल्यू हमारे पास, ये √2 का स्क्वायर 2 आएगा तो 2 पर पहुंच गया, तो 2 √2 के क्यू बाय ए स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखा होगा, इसका आंसर है लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, इसका आंसर में यहाँ 4√2 आ रहा है। 4√2 आएगा या 2√2 आएगा। अच्छा, ये जो E1 की वैल्यू थी उसमें यहाँ 2 भी था ऑलरेडी पहले से, तब 2 एक पहले से था, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 4√2 हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही होगा, ये दो क्वेश्चन सिंपल से हैं। एक क्वेश्चन और जो एनसीईआरटी में दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर ये, तो इसमें दे रखा है कि हमें दो प्लेट्स दे रखी हैं, दोनों अपोजिट चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज और जो ये चार्ज हैं दोनों पे, अगर एक पे मान लो प्लस चार्ज है तो इस पे क्या है माइनस चार्ज है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता अभी पढ़ा हमने, वो क्या होती है प्लस से माइनस की तरफ मूव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायग्राम मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ अच्छा सा। ठीक है, तो हमें ये डायग्राम दे रखा है कि नीचे जो चार्ज है वो प्लस का चार्ज है, और ऊपर जो चार्ज है वो माइनस का चार्ज है, ऊपर माइनस चार्ज है। और हमें निकालना है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट करता है, ठीक है, सामने से, और ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है। ठीक है, तो हमें मोशन निकालना है, इसका मोशन कैसा होगा। तो दो तीन चीज़ निकाल सकते हैं हम इसके अंदर से। अगर ये मान लो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी, ये Vx है। ठीक है, Vx मान लेते हैं इसको, या Ux मान लो, Ux मान लेते हैं। ठीक है, जो वेलोसिटी है इसकी वो क्या है हमारे पास Ux है। तो ये Ux वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली एंटर कर रहा है, और हमें निकालना है ये कि जब ये इस रीजन में एंटर करेगा और यहाँ से जो है वो बाहर निकलेगा तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ कैसा फॉलो करेगा ये। तो एक तो हमें इसकी बतानी है ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, मोशन माना स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, सर्कुलर होगा, तो जो भी टाइप ऑफ मोशंस होते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है इसके लिए, ट्रेजेक्ट्री के लिए। और एक चीज़ और हमें जो एक्सप्लेन करनी है वो ये करनी है कि अगर मान लो स्ट्रेट लाइन नहीं है और ये ऊपर की तरफ मूव करता है, मान लो, अच्छा ये भी है कि चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज है उसका और मास उसका जो है m। तो अगर प्लस क्यू है तो अट्रैक्ट होगा कहाँ पे, वो माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हमें दिखाना इसका मोशन कैसा होगा और ये कहाँ हिट करेगा। तो कहीं ना कहीं हिट करेगा ऊपर वाले पार्ट को, तो वो बताना कि कहाँ पे हिट करेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ऐसे देखा कि मान लो ये स्ट्रेट लाइन पाथ होता तो वो सीधा जाता। ठीक है, पर अब ये ऑब्वियस ही बात है सीधा तो नहीं जाने से रहा, है ना। तो जब ये अपने पाथ को चेंज करेगा तो पाथ को चेंज करने से क्या होगा, इसका जो मोशन है जैसे ही इस फील्ड के अंदर एंटर करेगा, तो इस फील्ड के अंदर एंटर करने से इसका जो मोशन है वो क्या होता है, उसका मोशन कुछ ऐसे आता है। ठीक है, हमें ये शो करना है कि इस मोशन का पाथ कैसा होगा, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक, तो कुछ चीज़ें लेट कर लेते हैं कि मान लो जो वर्टिकल डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल की है वो हमारे पास y है। ठीक है, जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो हमने मान ली x फील्ड के अंदर की रीजन जो है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है हमारे पास वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और वर्टिकल हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो अब यहाँ से जो है दो चीज़ जो है हम पहले थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में, ये कैसा मोशन है, क्या हमने ऐसा कुछ पहले पढ़ा हुआ है। हमने ऐसा पहले पढ़ा था
किसके अंदर हमने ऐसे पढ़ा था पहले 11th क्लास के अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, ठीक है, कि जहाँ पे दो फोर्स थे, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स था और एक फोर्स नीचे की तरफ था, ठीक है। तो उससे मोशन का कैसा आता है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा था। तो ये भी सेम है, बस उल्टा हो गया यहाँ पे। उल्टा क्या हो गया, एक फोर्स सामने लग रहा है, फोर्स मतलब सॉरी वेलोसिटी सामने की तरफ है, और जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है वो लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इन दोनों मोशन की वजह से उसके ट्रैजेक्टरी जो है वो चेंज होगी। कि कैसे चेंज होगी वो हमें देखना है। तो स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट यहाँ से करते हैं हम, कि इससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं छोटी सी, कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब जो ई का फॉर्मूला था हमारे पास वो था फोर्स अपॉन क्यू। तो हम सिंपल टर्म में जब हमें फोर्स निकालना होगा तो हम क्या यूज़ कर लेंगे, फोर्स इक्वल टू क्यू ई हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये नेट फोर्स आ रहा है कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होगा, क्यू ई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होगा। ये नेट फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मैं इस मोशन को 2-3 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ पूरे मोशन की अलोंग एक्स एक्सिस, कहाँ बात करूँ, अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं बात करता हूँ पूरे मोशन की, तो अलोंग एक्स एक्सिस पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इतनी वेलोसिटी से वो एंटर करता है, ठीक है। एक चीज़ है जो हमें पता है वो ये होती है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में उसका जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो चेंज होगा। पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा था, पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वो ऊपर की तरफ हो रहा है, जो उसके मोशन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो जो एंटर कर रहा है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी आ रही है, यूएक्स। बट हमें पता है कि अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई भी जो फोर्स है वो कितना लग रहा है, जीरो। अगर फोर्स जीरो है तो जो एक्सेलरेशन आएगा अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना आएगा, जीरो। अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करके वो यहाँ पे हिट करता है, उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो एक्स किया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितनी आ रही है, एक्स, ठीक है। टाइम एज्यूम कर लेते हैं टी। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास आता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस में कितना आ गया, एक्स आ गया। हम ये सारा जो यूज़ कर रहे हैं वो सब्सक्रिप्ट एक्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स आएगा, यू एक्स की वैल्यू तो है यू एक्स ही है, टाइम टी मान लिया और एक्स पार्ट है जीरो, ठीक है। तो यहाँ से जो टी की वैल्यू हमारे पास आएगी, टी की वैल्यू हमारे पास आएगी एक्स डिवाइड बाय यू एक्स। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टाइम आ गया, एक मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि जब हम आगे मूव करेंगे, ये अलोंग एक्स एक्सिस था, ये क्या था, अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहे थे। अब मैं सेम चीज़ अगर चूज करता हूँ अलोंग वाई एक्सिस, कहाँ चूज कर रहा हूँ, अलोंग वाई एक्सिस चूज करूंगा। तो अलोंग वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस पार्टिकल जब एंटर करता है इस फील्ड वाले रीजन के अंदर, पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस एंटर करता है, मतलब इनिशियली वाई के अलोंग इसका मोशन नहीं था। तो अगर इसका वाई के अलोंग मोशन नहीं था तो यू वाई की वैल्यू है वो कितनी आ गई, जीरो। क्या इस पे वाई के अलोंग फोर्स लग रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इस पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है क्यू ई, और एक सिंगल फोर्स लग रहा है और कोई यहाँ पे फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो सिंगल फोर्स है वो लग रहा है कितना, क्यू ई। कुछ बच्चों का दिमाग ऐसे चल सकता है कि अगर मास एम है तो वेट एम जी भी तो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि मास इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है तो हम यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स काउंट कर रहे हैं कि पार्टिकल एक ही प्लेन के अंदर, उसका प्लेन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम जो यहाँ फोर्स काउंट कर रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं। अगर एम जी भी होता तो नेट निकालने के लिए फिर हम माइनस एम जी भी कर देते हैं, पर अभी जो नेट फोर्स है वो कितना है, क्यू ई। न्यूटन सेकेंड लॉ से नेट फोर्स जो होता है वो कितना होता है, एम ए। अलोंग वाई लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ से ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ए वाई की वैल्यू हमारे पास आएगी क्यू ई डिवाइड बाई एम, ठीक है। हम जो ग्रेविटी वाला अफेक्ट है उसको भी हम क्या कर रहे हैं, नेगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक रीजन भी होता है ग्रेविटी इफेक्ट को नेगलेक्ट करने का, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मानूंगा तो उसने लेवल पे जो ग्रेविटी का जो अफेक्ट आता है वो कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो उस तरीके से भी हम ऐसा मान सकते हैं कि जो ग्रेविटी वाला जो अफेक्ट है वो कम है। हालांकि कुछ क्वेश्चन अगर हम मास को ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो होगा, बट बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स के लिए उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है।
तो ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, क्यू ई बाई एम। तो यू वाई जीरो आ रहा है, यू वाई इसलिए जीरो की पार्टिकल सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, पार्टिकल जब एंटर करता है तो उसके बाद उसकी जो वैल्यू है क्यू ई के बाद उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, तो अब इसके बाद ए वाई जो आ गया वो क्यू ई बाई एम आ गया। टाइम तो सेम लगेगा, जितना टाइम उसको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है उतना टाइम उसको लगेगा क्या, वर्टिकल डिस्टेंस कवर करने में। तो टाइम इस पे क्या लग रहा है, टाइम इसके ऊपर लग रहा है टी। ठीक है, ए वाई हो गया क्यू ई बाई एम और टाइम लग गया टी। फिर से एस वाई का फॉर्मूला होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस वाई को हमने डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है वाई, ये डिस्टेंस वाई है। ठीक है, और u इनिशियली ज़ीरो था, प्लस हाफ a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, क्यू ई बाई एम, और t जो है हमने कितना निकाला था, t निकाला हमने x बाई यू एक्स। टी की वैल्यू कितनी आ रही है, x बाई यू एक्स, तो ये हो गया x बाई यू एक्स स्क्वायर। तो सोल्व करने के बाद y क्या बचा, क्यू ई बाई 2m एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई यू एक्स। तो y की फॉर्म आ गई हमारे पास क्यू ई डिवाइड बाई 2m यू एक्स और मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, इसको हमने मान लिया k। ठीक है, तो y जो है ये जो फॉर्म हमारे पास आती है ये हमारे पास फॉर्म आती है एक मैथमेटिकल फंक्शन पैराबोला की। ठीक है, तो यहाँ से हम एक सिंपल चीज लिख सकते हैं, डेट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन of a charge particle in perpendicular electric field, perpendicular electric field is parabolic। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो क्या होगा, पैराबोलिक। हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर आर्बिट्ररी एंगल पे एंटर करेगा तो भी कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो दो केस यहाँ पे आते हैं जो कंपटीशन में पूछते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है पैरेलल और चार्ज पार्टिकल पैरेलल ही एंटर कर रहा है। चार्ज पार्टिकल अगर प्लस चार्ज पार्टिकल है और वो ऐसे जा रहा है सेम डायरेक्शन, उसका मोशन कैसा रहेगा, सेम का सेम रहेगा। ठीक है, वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर माइनस का है, अगर माइनस का है और ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस मूव करती है, तो देखो अगर माइनस वाला माइनस की तरफ मूव कर रहा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। और एक ऐसा मोमेंट आएगा जब स्पीड क्या होगी, मतलब ऐसे जा रहा होगा, स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है और उसके बाद क्या होगा, रुक के और वो वापस उसी डायरेक्शन उल्टा मूव करना शुरू कर देगा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। मतलब पर तब भी जो पाथ है वो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, तो कैसा होता है, मतलब अगर ई के साथ वो पैरेलल है, ई के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, कोई भी केस है, तो इस केस के अंदर चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। कैसा आएगा वो, स्ट्रेट लाइन पाथ। और अगर परपेंडिकुलर है या आर्बिट्रेरी एंगल है, या ऐसा बोल दो अदर देन पैरेलल और एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर और आर्बिट्रेरी, ठीक है, तो कैसा उसका पाथ आता है, पैराबोलिक इन नेचर। तो ये चीज़ जो है लास्ट ईयर सीबीएसई के पेपर में आई थी सेम चीज़, बस वहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया था। तो दोनों क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर भी है। एनसीईआरटी में ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो एक शायद 14th या 15th क्वेश्चन है और एक लास्ट के 2 क्वेश्चन है। उनमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, जो हमने एक्स माना हुआ है एनसीईआरटी में उसमें उन्होंने इसको एल एज्यूम कर लिया। पूरा क्वेश्चन सेम होगा, मैथमेटिकल फॉर्म दे रखी है, सिर्फ जहाँ पे x था यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया, l दे दिया, और ux को उन्होंने रिप्लेस कर दिया किससे, vx से। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है वो, ठीक है। इन सभी के ऊपर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है वो समझने के लिए, हालांकि कभी आया नहीं है पेपर में आज तक, लेकिन वही है इन प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लियर करने के लिए एक ही क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें बोला होगा कि बताओ कौन कौन सी गलत है। जो स्ट्रक्चर हमें दे रखे हैं ये हमें आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से जो फील्ड लाइंस हैं वो गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले देखोगे बी पार्ट, तो बी पार्ट में दिख रहा है ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, तो प्लस से माइनस गई
और यहाँ पे माइनस से प्लस पे जा रही है तो पॉसिबल नहीं होगी। हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्लस से माइनस मूव करती है, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो माइनस से प्लस भी जा रही है। ये प्लस प्लस चार्ज है ना, तो प्लस की भी निकल रही है, इस प्लस से भी निकल रही है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ये जो है ये ठीक है। डी पार्ट में दो हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक्स हैं इसके अंदर। एक तो ये प्लस से निकल के कहाँ जा रही है, प्लस पे जा रही है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, प्लस से कहाँ जाती है, माइनस जाती है, तो एक तो ये गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे इन्होंने इंटरसेक्ट करते हुए भी दिखाया हुआ है, तो वो भी जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकती है और ना ही वो प्लस से प्लस पे जा सकती है। एक ये जैसे ये फर्स्ट केस था, फर्स्ट सरफेस में बोला हुआ है कि बताना है कि ये सही है नहीं है, तो हम पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पे नॉर्मल होती है कंडक्टर पे, तो ये जो पार्ट है हर एक पॉइंट पे कंडक्टर पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब जैसे ये ली फील्ड लाइन है तो ये ली परपेंडिकुलर नहीं दिख रही है ना, ये जो फील्ड लाइन है ये भी सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं दिख रही है, तो इसलिए ये जो केस है ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी का यूज करके अगर इस पे ध्यान दोगे सरफेस पे, तो ये ऑलमोस्ट लग रही है कि सारी फील्ड लाइन जो है सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर, इसकी भी सारी क्या है सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो उसके अकॉर्डिंगली तो ये जो है वो डायग्राम जो है करेक्ट होना चाहिए। इसमें सिर्फ एक मिस्टेक है कि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो रही है, क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। तो इतना ही था आज के लिए हमने ऐसे काफ़ी पढ़ लिया है।